नमस्कार सभी को। इजी लर्निंग विद गिल सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी की मैराथन क्लास। इसके अंदर हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के सभी टॉपिक्स जो हैं उसको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसकी पीडीएफ जरूर अपलोड करता हूं। मेरी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसकी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। मैंने चाहे कुछ साइंस के टॉपिक्स अपलोड किए हैं उसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी। तो कहाँ से मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से। ठीक है, तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे। और कंप्यूटर सिक्योरिटी की भी कंप्लीट पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो आप वहाँ से बना सकते हो। तो अब सबसे पहले देखिए इसके अंदर हम टॉपिक कौन से कवर करने वाले हैं। वायरस, मालवेयर, एंटीवायरस, ये तीन टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं टॉपिक के मैंने अलग से छोटी छोटी वीडियोस जो है इन टॉपिक्स की बना रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और आज हम कंप्लीट ये सभी के सभी टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट सभी टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा वायरस और इसके प्रकार, दूसरा मालवेयर क्या होता है, तीसरा एंटीवायरस क्या होता है, चौथा फायरवॉल क्या होता है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स क्या होती है, इसके अलावा सिक्योरिटी में थ्रेड्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी अटैक्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी टूल्स क्या होते हैं, इसके बाद में बैकअप क्या है, रिकवरी क्या है और एथिकल हैकिंग क्या है। तो एक एक टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता चलूँगा जिससे कि आपके कोई डाउट ना रहे। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई मन में संदेह, शंका या कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपको उस चीज़ को ज़रूर हल करूँगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं उस टॉपिक को फिर से अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए, जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो आप कीजिए, क्योंकि मैं आपके हित के लिए मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। और चलिए अब पहला टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। वायरस। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम कोड का हिस्सा होता है जो यूजर की जानकारी के बिना रन होता है। मतलब यूजर को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि हमारे पीसी के अंदर चल क्या रहा है, लेकिन ये जो वायरस है ये बैकग्राउंड के अंदर रन होता रहता है। इसको यूजर को इसके बारे में कोई भी पता नहीं होता। एक वायरस स्वयं को पुनः जीवित कर सकता है। मतलब अगर हम वायरस को डिलीट भी कर दें और वायरस का जो मेन एड्रेस है अगर हम उसको डिलीट नहीं करते तो ये खुद को मतलब पुनर्जीवित कर लेता है। कैसे कर लेता है? जैसे कि वायरस खुद की कॉपी कर सकते हैं, तथा इस उद्देश्य हेतु ये स्वयं को एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या अन्य फाइल के साथ अटैच कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई वायरस है, ये वायरस क्या करता है? खुद को कॉपी करता है। अब एग्जांपल के लिए मान लें कि कोई डी फोल्डर है, उसके अंदर वायरस आके घुस गया। अब उसने ई फोल्डर के अंदर भी जाके अपना एक अड्डा बना लिया। हमें पता चल गया कि ई के अंदर वायरस है, हमने उसको डिलीट कर दिया। लेकिन वो मरता नहीं है, वो फिर से एक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसका जो मेन एड्रेस है वो अभी तक डिलीट नहीं हुआ, इसलिए वायरस पुनर्जीवित हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये खुद को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाते। ये किसी चीज की, ये जैसे कि कोई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है तो ये किसी प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है, और वो गेम जैसे कि डिलीट हो चुका है या बैन हो चुका है या फिर ओल्ड गेम हो चुका है, आपने कोई सीडी या पेन ड्राइव से गेम डाला है, तो उस गेम के साथ ये क्या करता है? खुद को जोड़ देता है। आप जैसे ही गेम को प्ले करते हो, जैसे ही गेम के अंदर जाते हो तो ये वायरस एक्टिव हो जाता है। आप उधर गेम खेलते हो और ये पीसी के साथ खेलता है। समझ रहे हो ना? मतलब ये पीछे बैकग्राउंड में रन होके क्रैप्ट करने लग जाता है। इसके कुछ एग्जांपल या वायरस के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि जब आप गेम खेलते हो तो गेम का रुकना, एक साइड के अंदर गेम अच्छा चलता है, दूसरी मतलब जब आप कैरेक्टर को घुमाते हो तो वहां पे थोड़ा लैगी होता है, तो इसका मतलब है कि वायरस बैकग्राउंड में रन कर रहा है। ओके, तथा जब हम इन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब गेम को, किसी एप्लीकेशन को निष्पादित करते हैं, एक्टिव करते हैं, रन करते हैं, तो ये क्या करते हैं? खुद को संक्रमित कर लेते हैं। संक्रमित का मतलब एक्टिवेट कर लेते हैं। वायरस खुद को कैसे संक्रमित करता है ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन और दूसरा है मेमोरी रेजिडेंट। तो अब देखिए सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन क्या होता है। वायरस तत्काल सक्रिय होता है जब किसी संक्रमित प्रोग्राम को जल्दी जल्दी निष्पादित किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको गेम का एग्जाम्पल बताया उस तरीके से। सेकंड है हमारा मेमोरी रेजिडेंट। क्या आता है? वायरस को एक कंप्यूटर मेमोरी में लोड किया जाता है तथा इसे एक घटना घटित होने पर सक्रिय किया जाता है। अब देखो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? मेमोरी के अंदर जाके छिप जाते हैं। आपको कोई एप्लीकेशन जो है उसको ऑन नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे ही आप कोई, मान लीजिए कि आप कोई गेम खेल रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कोई GTA का गेम है,
उसके अंदर ये वायरस जाके घुस गया। अगर उसके अलावा आप कोई भी गेम खेलते हो, मान लीजिए कोई पबजी वगैरह आप चलाते हो, तो चाहे वो इसमें हो या ना हो, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि हाँ आप कोई काम में लग गए, तो हालांकि वो दूसरी चीज के साथ हो, लेकिन वो खुद को एक्टिवेट कर लेता है और वो बैकग्राउंड में आपके जो मेमोरी है उसको खाना शुरू कर देता है और आपकी फाइलों को हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। वायरस प्रोग्राम को लॉन्च कैसे किया जाता है? देखो, वायरस प्रोग्राम को लॉन्च देन मतलब के बाद में वायरस कैसे भी बाद लॉन्च होता है। वायरस प्रोग्राम को पीसी में सबसे पहले अपलोड किया जाता है, मतलब वायरस किसी ना किसी तरह से हमारी मेमोरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। वायरस विनाशकारी सूचनाओं को क्या करता है, डिलीवर करता है, मतलब हार्मफुल जो इन्फॉर्मेशन है उनको क्या करता है, हमारे पीसी के अंदर अपलोड करना शुरू कर देता है। और तब वायरस स्वयं को अन्य प्रोग्राम के साथ क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है। कैसे अटैच कर लेता है मैं आपको समझा चुका हूं। वायरस होते क्यों हैं, वायरस का होने का क्या काम है, वायरस क्यों आते हैं? ठीक है, तो देखिए, वायरस एक कंप्यूटर का नियंत्रण प्राप्त करने तथा विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए होते हैं। अब देखिए, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर को पूर्णतः हैक कर लेते हैं, ठीक है, उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, या फिर उसका कोई डाटा को एक्सेस कमाने के लिए जैसे कि कंप्यूटर के अंदर आते हैं। अब जो वायरस हमारा कोई लेना देना ही नहीं, अब मान लीजिए हम कुछ भी नहीं है ना, हमारे पीसी के अंदर कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वायरस क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो वायरस जो है खुद को सेपरेट कर लेते हैं, खुद को कॉपी कर लेते हैं, और जैसे ही हम एक दूसरे को फाइल भेजते हैं तो वो वायरस हमारे पीसी में आ जाते हैं। सेकंड टॉपिक है रुपए कमाने हेतु। रुपए कमाने के लिए कैसे? अब मान लीजिए कोई धनवान व्यक्ति है, उसके कंप्यूटर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, कोई करोड़ों की मान लीजिए कोई डील है, तो उस डील को ये क्या कर लेते हैं, वायरस की मदद से क्रैप्ट कर देते हैं। और फिर ये जो इंट्रूडर है, इंट्रूडर कौन होता है, जो वायरस भेजता है। तो जो इंट्रूडर है वो बोलता है कि अगर तुम्हें ये फाइल वापस चाहिए तो मेरे को 10 लाख रुपए डाल दे और मैं तेरी जो फाइल है उसको दोबारा सेट कर दूंगा, है ना। इसलिए रुपए कमाने हेतु। संवेदनशील सूचनाओं को चोरी करने के लिए, इसके अलावा एक संगठन की छवि को क्षति पहुंचाने के लिए। अगर मान लीजिए किसी की अच्छी खासी इज्जत है और उसकी इज्जत को तार तार करने के लिए ये क्या करते हैं, वायरस को भेजते हैं ना, ताकि मतलब इसका जो है वो बेड़ा गर्क कर दें किसी ना किसी तरह से। तो अब जैसे कि एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्वेश्चन का कि एक वायरस ट्रांसफर होने का क्या कारण है। पोर्टेबल मीडिया से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक क्षति पहुंचाने वाली वेबसाइट को एक्सेस करना, मीडिया पर गाने सुनना, और ए या बी दोनों। ठीक है, अब देखिए, जब हम कोई पोर्टेबल मीडिया से फाइल का आदान प्रदान करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई करप्टेड पेन ड्राइव है या कोई करप्टेड सीडी है, तो उसके अंदर से वायरस आ सकता है, ये एकदम ओके है, ये सही बात है। तो एक क्षति पहुंचाने वाली वेबसाइट को एक्सेस करना, अब कोई ऐसी वेबसाइट जिसको हमें नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वो हमें ऐसा लालच प्रदान करती है कि हमें वो खोलनी पड़ती है, और जैसे ही हम खोलते हैं तो वो क्या बोलती है, ये सबसे पहले बोलती है कि अगर इस वेबसाइट को देखना है तो सबसे पहले आप इसको अलाउ कीजिए, और हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे उस चीज को अलाउ कर देते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि वो अलाउ है किसके लिए, हालांकि उसके ऊपर लिखा जरूर होता है कि इसको देखने के लिए अलाउ कीजिए। अब क्या पता उसने उसको ऐसे चेंज कर रखा हो कि आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, अलाउ कीजिए। अब जैसे ही आप अलाउ करते हो तो आपका कैमरा ऑन हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि वो तो बैकग्राउंड में है ना। या फिर आपकी हो सकता है कोई वॉइस रिकॉर्डिंग होने लग जाए, या फिर हो सकता है वो आपके पीसी के अंदर की जो फाइलें हैं उनको चेक करना शुरू कर दे, लेकिन हमें तो सिर्फ ये दिखाया गया था कि जो फाइल्स है, जो वेबसाइट है, हम सिर्फ उसी को खोलेंगे। ठीक है, थर्ड है मीडिया पर गाने सुना। अब जब हम कोई मीडिया पर गाने सुनते हैं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, ऐसा जरूर है कि जब हम मीडिया से कोई गाने डाउनलोड करते हैं तो जरूर वायरस आ सकते हैं, लेकिन गाने सुनने से कभी वायरस नहीं आते। इसका मतलब कि ऑप्शन 1 और 2 हमारे सही हैं और तीसरा हमारा क्या है, गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। वायरस के लक्षण क्या होते हैं? कंप्यूटर ऐसे संदेशों को डिस्प्ले करता है जिनकी हमें जानकारी नहीं होती, मतलब अननोन सोर्स जो है वो हमें शो होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, उसके बीच में ऐसे कोई आ गया कि आपने जैसे कि बहुत बार शिफ्ट दबा दिया, या फिर ऐसे हो जाता है कि आप कोई गेम खेल रहे हो, उसके अंदर बोल रहा है कि ये डिवाइस आपको सपोर्ट नहीं कर रही, कृपया इसको डिलीट कर दीजिए या कोई दूसरा डिवाइस लगाइए, लेकिन हमने कोई ऐसा डिवाइस अटैच ही नहीं किया होता। तो ऐसी सूचनाएं जो हम जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, ऐसी सूचना शो होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वायरस जरूर है। कंप्यूटर हमें चेतावनी देता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, आप थोड़ा जो है सचेत हो जाइए।
एक डिस्क में अज्ञात फाइल जुड़ जाती है, एक अननोन फाइल जो है वो हमारी डिस्क के अंदर आके बैठ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई फोटो आ गई या कोई लोगो आ गया, हमें पता ही नहीं है कहाँ से आ गया, हमने ऐसा कुछ डाउनलोड नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो फाइल या वो लोगो या फिर वो EXE जो भी है, डॉक्स वगैरह, वो क्या है, एक वायरस है, इसके अलावा कुछ नहीं। कंप्यूटर कीबोर्ड का सही तरह से कार्य नहीं करना। कंप्यूटर कीबोर्ड जब हम कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो हम जैसे कि मान लीजिए कोई एंटर 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 प्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो करेक्टर है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इसका मतलब कि उस करेक्टर को कोई और जो है वो एक्सेस कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो करेक्टर हमारी बात नहीं सुन रहा, वो सिर्फ वायरस के ऊपर बात सुन रहा है। डेटा फाइलों का करप्ट हो जाना, हमारी जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो अपने आप करप्ट हो जाए, ठीक है, या वो खुले नहीं, या फिर वो रीनेम ना हो, या फिर हम उस फाइल को डिलीट करें तो वो डिलीट करने के बाद भी अगर वो डिलीट नहीं हो रही, वो जानबूझ के उसी के अंदर रह रही है, इसका मतलब वो क्या है, एक वायरस है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य बंद हो जाना, अब कोई भी एप्लीकेशन है वो बीच में रुक जाती है, हैंग हो जाती है, लैग हो जाती है, उसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई जो थर्ड पार्टी है वो हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचा रही है। नेक्स्ट है वायरस तथा मालवेयर के प्रकार। अभी हम सिर्फ वायरस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मालवेयर के प्रकार भी है, इसलिए मैंने इनको मालवेयर के प्रकार भी लिखा है। मालवेयर क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा, हमारा पूरा बड़ा टॉपिक है मालवेयर। तो सबसे पहले समझिए वायरस, बूट सेक्टर। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया, मतलब जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बूटिंग बोलते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर जो ऐसे मान लीजिए कोई सर्कल है या कोई एनिमेशन है वो बार बार लोड हो रहा है, लेकिन हमारा जो बूट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, उसका मतलब क्या है कि कोई वायरस है। ये है OS की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया, मतलब जो है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसके अंदर क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। ऐसे वायरस क्या होते हैं जो हमारे बूट को प्रभावित कर दें और OS को प्रभावित करे, ऐसे वायरस क्या होते हैं, बूट सेक्टर वायरस होते हैं। इसके अलावा मास्टर रिकॉर्ड क्या होता है, जिसको क्या बोला जाता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, MBR भी बोला जाता है इसको। तो MBR क्या होता है, देखिए हार्ड डिस्क के अंदर C ड्राइव से ऊपर और फ्लॉपी डिस्क में A या D ड्राइव से ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि AB या C क्या होता है, तो सबसे पहले इस चीज को मैं आपको थोड़ा कवर कर दूं। जो फ्लॉपी डिस्क है उसके अंदर ड्राइव A और B के ऊपर जो अधिकार है वो सिर्फ फ्लॉपी डिस्क का ही है, इसीलिए जब हम देखते हैं कि कोई हम हार्ड डिस्क लाते हैं तो उसके अंदर जो मेन जो फोल्डर है वो सिर्फ C से ही शुरू होता है, ठीक है, जिसको ड्राइव बोलते हैं, तो वो सिर्फ C से शुरू होता है। और AB कहाँ गए, AB होते हैं फ्लॉपी डिस्क के अंदर। बूट सेक्टर वायरस में ये वायरस फ्लॉपी डिस्क के बूट रिकॉर्ड या हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। कहने का भाव कि जो बूट सेक्टर वायरस है, बूट सेक्टर वायरस में ये वायरस फ्लॉपी डिस्क में बूट रिकॉर्ड या हार्ड डिस्क के मास्टर बूट को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। ये मास्टर बूट रिकॉर्ड को अन्य प्रोग्राम के साथ बदल देते हैं, मतलब जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है उसको क्या करते हैं, किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और हम इस भ्रम में उस दूसरे प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, रन कर लेते हैं कि यही हमारा प्रोग्राम है, लेकिन एक्चुअल में वो वायरस होता है। जैसे ही हम उस पर टैप करते हैं तो वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग को प्रभावित करता है। ये लोडिंग है, लोडिंग को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। ऐसे वायरस के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि फॉर्म, डिस्क किलर और स्टोन वायरस, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड के। इसके बाद में देखते हैं प्रोग्राम इंटरफेक्टर और या फिर प्रोग्राम इन्फेक्टर वायरस। यह एक परंपरागत वायरस है जो स्वयं के कोड को अन्य प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में छिपा लेता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ये खुद को किसी ऐसे प्रोग्राम के अंदर हाइड कर लेता है जिसके अंदर खोजना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इस वायरस का मुख्य उद्देश्य बिजनेस एप्लीकेशन, यूटिलिटी प्रोग्राम या किसी गेम को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये वायरस जब एक कंप्यूटर प्रोग्राम को संक्रमित कर देते हैं तो उसी समय स्वयं को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कहने का भाव कि जैसे ही कोई प्रोग्राम के अंदर गए और जैसे ही हमने उस प्रोग्राम को क्या किया, ऑन किया, या कोई गेम वगैरह या कोई एप्लीकेशन वगैरह को रन किया, तो ये खुद को क्या कर लेते हैं, जल्दी 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 कॉपी करने लग जाते हैं, ताकि जैसे ही हम उस गेम को बंद करें ताकि उस टाइम ये खुद की इतनी कॉपियां बना ले कि हमें पता ही ना चले कि इसकी कॉपी एक्चुअल में कहाँ कहाँ पे है या कितनी कॉपी है। इस ये क्या कर लेता है, खुद को इतना एक्सपेंड कर लेता है
अनंत बना लेता है ये खुद को, मतलब इसको डिलीट करना असंभव हो जाता है। ढूंढ ढूंढ के डिलीट करना तो इसको इम्पॉसिबल ही हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं संडे, कैस्केड और मल्टीपेरिडेट वायरस। ठीक है, ये क्या है, ये बूट सेक्टर और फाइल इंजेक्टर का क्या है, एक हाइब्रिड वर्जन है। मल्टीपेरिडेट वायरस, तो ये कौन से वायरस होते हैं, यह फाइल तथा बूट वायरस का क्या है, हाइब्रिड होता है। मतलब ये फाइल के अंदर भी खुद को छिपा लेते हैं और जो बूट सेक्टर है उसको भी क्या करते हैं, उसको भी प्रभावित कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। मतलब सबसे पहले जैसे हमने कंप्यूटर को ऑन किया उस टाइम भी अपना प्रभाव दर्शाते हैं, और ऑन करने के बाद जैसे ही हम उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं तो भी ये वायरस जो है खुद को क्या करता है, संक्रमित करता है और हमारे पीसी को भी संक्रमित करता है। मतलब ऐसा वायरस जो कंप्यूटर को ऑन करते ही कंप्यूटर को खराब करने लग जाता है, वो क्या होता है, मल्टीपेरिडेट वायरस कहलाता है। यह वायरस एक डिस्क के बूट रिकॉर्ड को भी संक्रमित कर देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं फ्लिप, टकीला और इन्वेंडर। इसके बाद में है माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस कौन से होते हैं, फॉर्मेटिंग को लागू करने हेतु कमांड का रिकॉर्ड। मतलब फॉर्मेट को जैसे ही हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग को जैसे ही हम लागू करते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, खुद का एक रिकॉर्ड बनाते हैं, एक कमांड रिकॉर्ड बना देते हैं। कैसे, मैक्रो वायरस एक नए प्रकार का वायरस है जो उन फाइलें या उन प्रोग्रामों को क्षति पहुंचाता है जो स्वयं मैक्रो का उपयोग करते हैं। अब देखो मैक्रो क्या है, मैक्रो हमारा एमएस ऑफिस के अंदर एक क्या होता है, एक पार्ट होता है, और जैसे ही हम उस पार्ट के अंदर क्या करते हैं, खुद को उस पार्ट को यूज करते हैं तो ये क्या करता है, खुद को कमांड रिकॉर्ड के साथ कमांड रिकॉर्ड बना लेता है। मतलब जैसे ही हम कोई कमांड देते हैं किसके ऊपर, हमारे मैक्रो के ऊपर, जैसे ही कमांड देते हैं तो वैसे वैसे ये क्या करता है, खुद की कॉपी बनाने लग जाता है और पीसी के अंदर और ज्यादा गहराई से फैलता जाता है और अपनी जड़ें जो है वो अनंत तक बिछा लेता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है DMV, न्यूक्लियर और वर्ड कॉन्सेप्ट। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो MS वर्ड है इसके अंदर ये क्या है, वायरस, इसी के नाम के ऊपर इसका वायरस का नाम रख दिया गया। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट वायरस। स्क्रिप्ट वायरस क्या होता है, स्क्रिप्ट वायरस सामान्य स्क्रिप्टिंग भाषाओं पर आधारित होता है। मतलब जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है उनके अंदर खुद को क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है, जिन्हें ईमेल के माध्यम से फैलाया जा सकता है। कहने का मतलब ये खुद को कोई एक लोगो या फिर खुद को क्या कर लेता है, एक कैरेक्टर बना लेता है। अब जैसे कि मान लीजिए ये इतना टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं क्या करूंगा, मतलब ईमेल के थ्रू मैं इतने टॉपिक को टाइप करके भेजना चाहता हूं। अब मैंने ईमेल को टाइप किया और उसको डिफॉल्ट में छोड़ दिया। अब जैसे ही मैं बाद में उसको खोलूंगा तो जो वायरस है वो इस ई के ये जो डैश है ना, इस डैश के रूप में ये जो वायरस है ये बैठ गया। ठीक है, अब हालांकि इतना छोटा वायरस ट्रांसफर हो सकता है ईमेल के माध्यम से, जैसे ये ईमेल किसी दूसरे को भेजेंगे तो इसकी इतनी कॉपियां बन जाएंगी कि ये जो पूरी बुक है ये बुक भर जाएगी, समझ रहे हो, और जिसकी वजह से ये हमारे कंप्यूटर को क्या कर देता है, खराब कर देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं JS फोर्टनाइट, आई लव यू, VB स्क्रिप्ट। आई लव यू VB स्क्रिप्ट के ऊपर आधारित था। ये कुछ वायरस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में पॉलीमार्फिक वायरस। तो ये वायरस कौन से होते हैं, यह एक ऐसा वायरस है जो स्वयं के कोड को प्रत्येक बार अलग तरह से इनक्रिप्ट करता है। पॉलीमार्फिक का मतलब है, अब मान लीजिए कोई वायरस है, ठीक है, उस वायरस का कोड क्या है, अब मान लीजिए आई लव यू उसका कोड है, तो हमने एंटीवायरस ऑन किया तो एंटीवायरस ने इसको पकड़ लिया कि आई लव यू जैसा कुछ वायरस इसके अंदर है। तो जैसे ही हम उसको दोबारा एक्टिवेट करेंगे एंटीवायरस को, तब तक ये आई लव यू से क्या हो जाएगा, फोर्टनाइट ऐसा। मतलब ये तो अलग एग्जांपल है। मान लीजिए कि उसका नाम आई लव यू था तो ये खुद को फोर्टनाइट कर लेगा, और जैसे ही एंटीवायरस उसको अगली बार पकड़ता है कि फोर्टनाइट नाम से है तो ये फैलाया नाम से हो जाता है, फिर ईमेल नाम से हो जाएगा, फिर वायरस के नाम से हो जाएगा, फिर जैसे कि है नाम से हो जाएगा। इस तरह से ये खुद को क्या करता है, छुपाता रहता है, और इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव के अंदर हर बार ये चेंज करके अपनी लोकेशन को बदल लेगा। तो ये एंटीवायरस के लिए भी इम्पॉसिबल सा हो जाता है इसको ढूंढना। ठीक है, तो इसे डिटेक्ट करना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है ईवल और वायरस लॉल, और इसके अलावा कैस्केड भी क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लिथ वायरस। यह एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो ऐसी तकनीक का उपयोग करता है जिसे इन्हें डिटेक्ट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसको हम ढूंढ नहीं पाते। तो मैंने आपको बहुत सी टेक्निक्स बताई है वायरस की, जिसकी वजह से वायरस है ये खुद को दूसरी जगह पे छुपा लेते हैं, कुछ अपना नाम बदल लेते हैं, कुछ इतना ज़्यादा फैल जाते हैं कि उनको डिलीट करना मुश्किल हो जाता है, कुछ अपना नाम बदलते रहते हैं जिसकी वजह से उनको ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है।
तो यह वायरस डिस्क के रीड राइट सेक्टर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। रीड राइट सेक्टर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मतलब ना तो हम कोई फाइल है, मान लीजिए कोई फाइल है आपकी, जैसे कि कंप्यूटर, आपने कोई बुक डाउनलोड की, जैसे कि क्लास 9 की आपने कंप्यूटर की जो बुक है उसको आपने पीडीएफ के रूप में डाउनलोड किया। अब ये जो वायरस है उस पीडीएफ के अंदर घुस जाएगा। अब ना तो आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकते हो और ना ही आपको उसको मतलब ना ही आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे वायरस क्या होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं स्लेथ वायरस। अब नेक्स्ट है मेमोरी रेजिडेंट क्या होते हैं। इस प्रकार का वायरस स्थायी होता है जो कंप्यूटर की रैम में ही रहता है, मतलब रैम मेमोरी में रहता है ये, उसके अलावा कहीं पे भागता नहीं है। इस वायरस का मुख्य उद्देश्य है रनिंग एप्लीकेशन की प्रोसेस में बाधा डालना होता है। मतलब ये एक जगह पे स्टेबल रहता है लेकिन बैकग्राउंड में रहता है। ये ना तो खुद को मतलब ज्यादा कॉपी पेस्ट करता है और ना ही खुद की लोकेशन बदलता है। ये भूत बन के सिर्फ एक एप्लीकेशन के पीछे पड़ जाता है चप्पल उतार के, कि मैं तो इसको बस जैसे ही ये चलेगी तो इसके पीछे क्या हो जाऊंगा, मतलब उसको खराब करने लग जाऊंगा। अब मान लीजिए कोई कोरल ड्रॉ आप एप्लीकेशन चला रहे हो, तो कोरल ड्रॉ को जैसे ही आप करोगे तो ये जो मेमोरी रेजिडेंट वायरस है इसको पता चल जाएगा कि जो मेरा दुश्मन है कोरल ड्रॉ वो सक्रिय हो चुका है। तो ये बैकग्राउंड के अंदर भाग के आएगा और उसको पकड़ लेगा, और जैसे जैसे आप उसको रन करोगे ये वैसे वैसे कोरल ड्रॉ को नष्ट करना शुरू कर देगा। इसके एग्जाम्पल हैं CMJ और रेंडेक्स। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क वायरस क्या होते हैं। नेटवर्क वायरस को विशेषतया एक नेटवर्क में जैसे लोकल एरिया नेटवर्क तथा इंटरनेट में भी फैलाने हेतु किया जाता है। अब ये ऐसा वायरस है जो कि नेट के थ्रू फैलता है, जैसे कि ईमेल वाला था उसी तरह से ये इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, खुद को फैलाता है, खुद का विस्तार करता है। यह सामान्यतः एक डिस्क या ड्राइव में होता है जिसे एक नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है। आप समझ रहे हो ना। अब मान लीजिए कि आपसे किसी ने बोला कि यार मेरे को पबजी के हैक भेज दे, तो ये क्या करेगा, उस हैक वाली फाइल के अंदर घुस जाएगा, और जैसे ही आप उसको टेलीग्राम के थ्रू या कोई ईमेल के थ्रू या ड्राइव के थ्रू भेजते हो तो ये क्या करता है, खुद को कहने का भाव नेटवर्क के थ्रू दूसरे पीसी के अंदर चला जाएगा, किसी ड्राइव के थ्रू, ठीक है, या फिर कोई डिस्क के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा ईमेल वायरस। तो एक ईमेल वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट या बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा चैट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग वायरस। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि कोई चैट, जब हम किसी को चैट भेजते हैं तो ये खुद को कोई इमोजी की तरह बना लेता है, या फिर कोई कई बार क्या करते हैं कि किसी के सामने स्वैग मारने के लिए, है ना, हम कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जिसके अंदर एक अलग से फॉन्ट होता है, तो उस फॉन्ट के अंदर क्या है, ये खुद को हाइड कर लेते हैं। एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन के अंदर ये खुद को हाइड नहीं कर पाते। एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए कुछ अपने व्हाट्सअप को छुपाने के लिए व्हाट्सअप AGGB है ना, इस तरह का, या कोई इंस्टाग्राम, जैसे कि थर्ड पार्टी इंस्टाग्राम है कि देख मैं तो यहीं से स्टोरी डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना, तो उस तरह के क्या है वो वायरस से भरे होते हैं। और ये क्या करते हैं, खुद को चैट के या मैसेज के द्वारा क्या कर लेते हैं, खुद को आगे से आगे फैला लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से क्या करते हैं, फैलते हैं। ये वायरस कॉन्टैक्ट लिस्ट में नकली पहचान बना देते हैं। मतलब एक जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है ना, जिसके अंदर आपके नंबर शो होते हैं, जैसे कि फेसबुक के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर भी ऑप्शन आता है कि आपके कॉन्टैक्ट में कौन कौन है जो इंस्टाग्राम चला रहा है, या मुझे दिखाने दो। तो उसके अंदर यह क्या करता है, खुद की फेक पहचान बना के उसके अंदर दुबक के बैठ जाता है, क्योंकि आप उसको पता है कि ना तो आप कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलोगे और ना चेक करोगे कि कौन कौन है, क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरस है। इसलिए जब तक आप कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करोगे ना, बार बार चेक करोगे कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये नंबर नहीं है मेरा, तो इतनी देर में ये क्या करेगा, इतनी देर में खुद को एक मैसेज के रूप में चेंज कर लेगा और आगे ट्रांसफर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है जितुक्स। और हमारा लास्ट जो वायरस है उसका नाम क्या है, लॉजिक बॉम्ब या टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब से हमें पता चल रहा है ऐसा वायरस जो एक फाइल के अंदर जाके बैठ जाता है और एक स्पेशल टाइम आने के बाद ये वायरस क्या कर लेता है, खुद को एक्टिवेट कर लेता है, ठीक है। परिभाषा देखते हैं। इन वायरस को एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। इन वायरस का जो उपयोग है वो कोई खास पर्पज के लिए होता है, जो एक दिन या समय पर आने, मतलब दिनांक या समय पर क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे मालवेयर्स क्या होते हैं। मालवेयर भी एक तरह का वायरस ही है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेशलिटी है,
जैसे वायरस खुद को कॉपी पेस्ट करता है, ये मालवेयर कभी खुद को कॉपी पेस्ट नहीं करता। ये एक जगह पे स्टेबल बना रहता है और सीना तान के कहता है कि ये खड़ा है ना। तो इस तरह के क्या होते हैं, ये वायरस ही होते हैं, लेकिन मालवेयर वायरस से थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये खुद की कॉपी नहीं बनाता। यह एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं ये। मालवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर ऑपरेशन में व्यवधान डालने, संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करने, एक प्राइवेट कंप्यूटर का एक्सेस प्राप्त करने हेतु किया जाता है। मतलब इसके काम तो सारे वायरस के जैसे ही हैं, लेकिन ये वायरस से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा भिन्न होता है। यह कोड, स्क्रिप्ट, एक्टिव कंटेंट या अन्य सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो सकता है। मतलब जैसे वायरस खुद को अलग अलग चीजों में विभाजित करता है, उसी प्रकार मालवेयर भी खुद को अलग अलग चीजों में रखता है, लेकिन खुद की कॉपी नहीं करता। मतलब इसके जो टाइप्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये खुद को कॉपी नहीं कर सकता। इसके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि ये खुद को कॉपी कर ले। सबसे पहला है हमारा मालवेयर जिसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, जैसे आपको एक स्टोरी याद होगी कि कोई राजा था, वो क्या कर रहा था, उसके पास मान लीजिए 100 सैनिक थे और सामने वाले के पास 1000 सैनिक थे। तो इस 100 सैनिक वाले को पता था कि यार मैं हारूंगा, ये 1000 वाला जीत जाएगा। तो ये जो बंदा है ये हार मान लेता है और बोलता है कि मैं भैया हार गया और मेरी तरफ से एक गिफ्ट है इस महान राजा के लिए। तो ये क्या करता है कि लकड़ी का घोड़ा बनाता है बहुत बड़ा और इस 1000 सैनिक वाले राजा को भेज देता है। अब ये 1000 सैनिक वाला राजा खुश हो जाता है कि उसने हार मान ली और मैं जीत गया ऐसे ही। और जैसे ही रात होती है तो उस घोड़े के अंदर क्या होते हैं, बहुत से मतलब सिपाही होते हैं, और रात के अंदर जितने भी उनके सिपाही और राजा सो रहे थे तो उन सभी को क्या रख देते हैं, मतलब वो सो रहे होते हैं और उनको और गहरी नींद के अंदर डाल देते हैं वो, ठीक है। कहने का भाव ऐसी नींद जिससे कभी नहीं उठ पाएंगे। तो वो क्या था, वो लकड़ी का घोड़ा ट्रोजन हॉर्स था। उसी ट्रोजन हॉर्स के ऊपर इस घोड़े मालवेयर का जो नाम है वो रखा गया है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक मालवेयर है जो साधारण प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब देखने में एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर होता है जिसका मुख्य उद्देश्य है एक हैकर को अनाधिकृत एक्सेस, ठीक है, देने हेतु क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। मतलब अनऑथोराइज्ड जो एक्सेस है वो प्राप्त किया जाता है ट्रोजन हॉर्स के द्वारा। वायरस के समान ये स्वयं को रेप्लिकेट यानी कॉपी नहीं करते, परंतु ये विनाशकारी जरूर होते हैं। विनाशकारी जरूर होते हैं क्योंकि हमारी सूचनाओं को चुराते हैं, हमारे डाटा को डिलीट कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन ये खुद को कॉपी नहीं कर सकते। ट्रोजन हॉर्स सूचनाओं की चोरी तथा कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ट्रोजन खुद, फ्लैशबैक और सब7 और नेटबस जैसे क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल है। और Y3 के ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था एक टाइम में। इसके बाद में वॉर्म क्या होता है, वॉर्म भी एक मालवेयर है। वॉर्म एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो स्वयं की कॉपी भेजने के लिए नेटवर्क का उपयोग करता है। मतलब ये खुद की कॉपी तो नहीं बनाते, मतलब एक जैसे मान लीजिए वायरस है, कोई एक फोल्डर है, आपने उस फोल्डर के अंदर एक वायरस डाल दिया तो उस जो वायरस है वो उस फोल्डर को भर देगा। लेकिन ये जो वॉर्म है ये क्या करता है, खुद एक ही जगह पे रहेगा और जब इसको कोई जरूरत होगी कि हाँ अब दूसरे कंप्यूटर में कोई वायरस और भेजना है तो ये खुद की कॉपी बना के उसके अंदर भेज देगा। सेम प्रोग्राम में ये कभी दो नहीं होते, ये शेयर करने पर जरूर सेपरेट हो जाते हैं। तो कॉपी करने के लिए एक नेटवर्क का उपयोग करता है। वायरस के समान वॉर्म को उस अन्य प्रोग्राम या फाइल के साथ अटैच करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब वॉर्म खुद को ही एक्टिवेट कर सकता है, इसको किसी फाइल के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे वायरस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी गेम के अंदर चिपक गए, आप जैसे गेम को चलाते हो तो वायरस जो है एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन ये खुद अपनी मर्जी से एक्टिवेट हो सकता है, उसको किसी एप्लीकेशन की या कोई गेम वगैरह की जरूरत नहीं है। वॉर्म का उपयोग नेटवर्क को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए ये नेटवर्क की क्या है, वेडवी का उपयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट मालवेयर है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा कंप्यूटर मालवेयर प्रोग्राम है जो यूजर की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से बिना उसकी जानकारी प्राप्त किए हेतु भेज देता है। मतलब हमें पता नहीं होता और ये क्या करता है, खुद को इंटरनेट के माध्यम से आगे सेपरेट कर देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कूल वेब सर्च। अब जैसे कि मैंने आपको वेब सर्च वाला बताया, अलाउ वाला बटन, तो उसी तरह से ये खुद को क्या करता है, मतलब अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको नेटवर्क के थ्रू आगे शेयर करता है। आगे है एडवेयर।
एडवेयर जैसे हमें पता चल रहा है, एड से एडवर्टीजमेंट, पोर्टल, सॉफ्टवेयर, मतलब ये क्या होते हैं, खुद को एक एड की तरह शो करते हैं। इसका उपयोग स्पॉनवेयर विज्ञापनों को डिलीवर करने के लिए किया जाता है और इन्हें एक छोटे से पॉप एड के रूप में शो किया जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग आपको गंदी दिख रही होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा पहले समझा दूं एडवेयर क्या होते हैं। अब जैसे कि आप कोई वेबसाइट को ओपन किया, अब मान लीजिए आपने कोई फेसबुक जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से फेसबुक को ऑन किया, तो उसके अंदर ये क्या करते हैं, एक छोटी सी ऊपर ऐड शो करते हैं कि यहाँ पर क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए हमारी मीठी मीठी बातों के साथ। तो आप क्या करते हो, लालच के अंदर आ जाते हो और उसके ऊपर टैप कर देते हो। अब ये क्या है, छोटा सा पॉपअप है, आप उसके ऊपर टैप करते हो और वो टैप ही क्या करता है, आपके कंप्यूटर के अंत का कारण बन जाता है। आप जैसे टैप करते हो तो पता नहीं कितनी जो वायरस और कितने जो मालवेयर हैं वो हमारे पीसी के अंदर आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट है बोट। अब बोट तो आप भली भांति जानते होंगे, चाहे आप गेमर हो या फिर आप टेलीग्रामर हो, आपको पता है बोट क्या होता है। बोट एक विशेष तरह से डिजाइन किया गया प्रोग्राम है जो किसी कार्य को पुनर्वित करने के लिए बनाया जाता है, मतलब किसी काम को कंप्लीट करने के लिए एक बोट बनाया जाता है। ठीक है, जो खुद को एक अलग करेक्टर के रूप में शो करता है और अपना अलग से काम करता रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोट बोला जाता है। नेक्स्ट है रैनसमवेयर। तो रैनसम का मतलब क्या होता है, रैनसम का मतलब होता है फिरौती मांगना। रैनसमवेयर का मतलब होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमारे वायरस के अंदर एक था जिसके अंदर फिरौती मांगी जाती है, उसी तरह से हमारा मॉलवेयर है, इसके अंदर क्या जाता है, कंप्यूटर फाइलों को एनक्रिप्ट करके रैनसम की डिमांड की जाती है। मतलब हमारी कंप्यूटर फाइलों को क्रैप्ट कर दिया जाता है और उसके बाद में पैसे की डिमांड रखी जाती है। नेक्स्ट है रूट किट। रूट आपने नाम सुना होगा आई थिंक, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले रूट नाम बहुत फेमस था कि यार फ़ोन को रूट कर ले, फ़ोन को रूट कर ले। ठीक है, किसी का अगर कोई गेम का हैक वर्जन चाहिए तो फ़ोन को रूट कर ले, तो ये रूट किट होती है। यह रिमोट अटैकर को अनऑथोराइज एक्सेस प्रदान करता है। और आपको पता होगा, हमने तो कभी रूट किया नहीं, लेकिन हमारा एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो काफ़ी पैसे वाला होता है। ठीक है, वो उसने रूट किया था कभी टाइम में, और वो बोलते हैं कि देख मेरे फ़ोन में ये अपने आप हो रहा है यार, पता नहीं कैमरा चल जाता है, पता नहीं गाने चलने लग जाते हैं। तो मतलब वो उसका फ़ोन जो है वो कोई तीसरा व्यक्ति अपने कंट्रोल के अंदर कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रूट किट बोलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यह एक सिस्टम सिक्योरिटी यूटिलिटी प्रोग्राम है, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें सिस्टम की सिक्योरिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है और हमारे पीसी की रक्षा करता है। जो वायरस को सर्च करता है तथा मिलने पर क्या कर देता है, इन्हें हटा देता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो खुद को नहीं शो करते हैं ना, मतलब जो एंटीवायरस हैं ये कुछ हद तक हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा जरूर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने एंटीवायरस डाउनलोड कर लिया तो आपके कंप्यूटर में वायरस है ही नहीं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, एंटीपर, नॉर्टन, क्विक हिल और अवास्ट, नोड 32, एमसी फ्री, पैंडा, एवीसी, अवेरा। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स। तो देखिए सिक्योरिटी कितने प्रकार की होती है। सिक्योरिटी, कंप्यूटर की सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी और इंटरनेट की सिक्योरिटी। ठीक है, अब नेटवर्क सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी में एंटीवायरस होता है, ठीक है, और पासवर्ड होता है, इसके अलावा फायरवॉल होता है और विंडोज होता है। फायरवॉल और पासवर्ड और एंटीवायरस, इन सभी चीज़ों को हम क्या है बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आगे हमारे टॉपिक्स भी हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके अंदर क्या होती है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं। अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि इनके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, आगे मैं इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पासवर्ड क्या आता है और इसके अलावा फायरवॉल क्या आता है। फायरवॉल ऐसा होता है जो कि किसी इंफॉर्मेशन को आगे नहीं भेजने देता है ना। और क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स क्या होती है, ये भी वायरस या किसी प्रोग्राम को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट सिक्योरिटी होती है। इंटरनेट सिक्योरिटी सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। सामान्य नाम है जिसे एक कंप्यूटर सिस्टम को हैकर से सुरक्षित रखने हेतु डिजाइन किया गया क्या है, एक टूल किट का समूह होता है, उसको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसके अंदर हमारे एंटीवायरस आ गए, फायरवॉल आ गए, है ना, और पासवर्ड जैसी चीज़ें जो हमारे कंप्यूटर को सेफ रखती हैं। इसके बाद में नेटवर्क क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले या फिर सुरक्षित रखने हेतु
काम में लिया जाता है। अब देखो नेटवर्क सिक्योरिटी और इंटरनेट, नेटवर्क और इंटरनेट दो अलग अलग चीजें हैं कंप्यूटर के अंदर से। मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि यार नेटवर्क का मतलब भी इंटरनेट हो गया और इंटरनेट का मतलब भी इंटरनेट हो गया, ऐसे कैसे। नेटवर्क सिक्योरिटी वो होती है जब आप दो किसी कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हो। कहने का भाव कि किसी एक कंप्यूटर के अंदर आपने पेन ड्राइव लगाया और उसके अंदर गेम को डाला और फिर वो पेन ड्राइव किसी दूसरे पीसी के अंदर डाल रहे हो, वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर से होगा, ठीक है। और इंटरनेट जो आप किसी मतलब ईमेल के थ्रू, है ना, या फिर कोई मान लीजिए कोई ड्राइव के थ्रू आप भेज रहे हो, गूगल ड्राइव के थ्रू, उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेट सिक्योरिटी बोला जाता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर बहुत से ऐसी चीजें होती है, जैसे कि मान लीजिए कुछ एंटीवायरस भी ऐसे होते हैं, जब आप कोई डिस्क लगाते हो तो बोलते हैं ना यार डिस्क स्कैन कर ले कहीं पे वायरस तो नहीं है, ठीक है। उस तरह से ये क्या होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी वाले होते हैं एंटीवायरस। ये सभी एंटीवायरस ही हैं। इसके बाद में इंटरनेट सिक्योरिटी के एंटीवायरस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, यह ट्रांसमिशन और इंटरकनेक्ट करने के दौरान सुरक्षित रखने हेतु, मतलब इंटरनेट से जब हम कोई चीज़ एक दूसरे को भेजते हैं या फिर इंटरनेट से आने वाली मतलब डाउनलोड होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या करता है, ये सुरक्षित रखने का काम करता है। इसके बाद में देखते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है छिपा लेना, मतलब हाइड कर लेना। अब देखिए मैन इन मिडल क्या होता है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए, इस डायग्राम को समझिए। कोई सेंडर है, वो एक हेलो मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, ठीक है। ये हेलो मैसेज भेज रहा है, ये देखिए ये भेज रहा है यहाँ से रिसीवर को, लेकिन रिसीवर के पास बाय पहुंचा, कैसे पहुंचा। अब देखो इसके बीच में एक मैन इन मिडल आता है, ठीक है। मैन इन मिडल इंट्रूडर भी हो सकता है, हैकर भी हो सकता है, क्रैकर भी हो सकता है और फ्रैकर भी हो सकता है। हैकर क्रैकर अलग होते हैं, ठीक है। इंट्रूडर अलग होता है, फ्रैकर अलग होता है। क्या होता है बहुत अच्छे से आगे समझेंगे, अलग अलग टॉपिक है, लेकिन अभी बता दूं इंट्रूडर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है, किसी आ रहे डाटा को देख के बदलाव करके भेज देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से हेलो आया, इंट्रूडर के पास आया, इंट्रूडर ने इसको बाय बनाया और रिसीवर के पास भेज दिया। हैकर का मतलब वो होता है जो किसी फाइल को एक्सेस करता है तथा उसको डिलीट कर देता है या फिर उसको हानि पहुंचाता है, वो हैकर होता है। क्रैकर क्या होता है, क्रैकर होता है कुछ बदलाव कर देता है उस फाइल के अंदर, उसको क्रैकर बोला जाता है। जैसे कि आप कोई गेमिंग वगैरह खेलते हो तो उसके अंदर जब आप गेम को क्या कर लेते हो, क्रैक कर लेते हो, है ना। वो गेम हैक नहीं होता, आप उसको क्रैक कर लेते हो, जिससे कि आपका कैरेक्टर मरता नहीं है या फिर अनलिमिटेड बुलेट्स हो जाती हैं, अनलिमिटेड हेल्थ, अनलिमिटेड मनी। बोले तो चीट्स जो होते हैं वो क्रैकर होते हैं। फ्रैकर फ्रैकर इसी तरह का फ्रैकर होता है जो कि डाटा में बदलाव कर देता है और आपके जो अन्य सूचनाएं हैं उनको क्या कर लेता है, गलत रूप से एक्सेस कर लेता है। अब क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग एक मैसेज को इनकोड करने व डिकोड करने के लिए किया जाता है। इनकोड कैसे, अब देखिए कोई प्लेन टेक्स्ट है, जैसे कि आप यहाँ से मानिए कि ये जो हेलो है ये क्या है, एकदम सही कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये कोई हेलो टेक्स्ट है मान लीजिए, वो एकदम सही टेक्स्ट है, उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। अब उस प्लेन टेक्स्ट को जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजना है कि उस हेलो को कोई दूसरा ना पढ़ ले, तो हम क्या करेंगे, उसको साइफर कर देंगे, ठीक है। साइफर करने का मतलब हम उसको जैसे कि एक $$, माइनस प्लस परसेंटेज, इस तरह में हम मतलब बदल देंगे। कहने का भाव कि अगर कोई बीच में इसको पढ़ता भी है तो उसके समझ में ना आए मैसेज है क्या, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे परिभाषाएं भी लिखी हैं। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, एक मैसेज का वास्तविक रूप होता है। इसके बाद में साइफर टेक्स्ट क्या होता है, बदला गया मैसेज होता है साइफर टेक्स्ट। जैसे कि हमने हेलो को किस में बदल दिया, $@ है ना, डॉलर माइनस प्लस ये है ना, इस तरह से। तो अब देखो सबसे पहले साइफर क्या होता है, यह एक एल्गोरिदम है जिसका उपयोग एक इंटेलिजिबल मैसेज को नहीं समझने योग्य बदलने में किया जाता है। मतलब एक ऐसा मैसेज जिसको हर कोई पढ़ सकता है, उस मैसेज को ऐसे मैसेज में बदलना जिसको हर कोई नहीं पढ़ सकता। जैसे कि इसको कौन पढ़ लेगा, अब कौन बता देगा इसका अर्थ क्या है, ठीक है। मुझे ही नहीं पता, मैंने लिख दिया, मुझे ही नहीं पता क्या अर्थ है इसका। तो ये क्या है, ये एक साइफर है, ठीक है, तथा मैसेज को पुनः प्राप्त करने हेतु, ठीक है। और इस @ को दोबारा मैसेज में बदल, अब ये जब दोबारा हेलो में बदल जाएगा तो हमें भी पता है कि भैया इसने हेलो लिखा है, और इस तरह से हम इसको, इस जो मैसेज है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए साइफर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इन साइफर क्या होता है, एक साधारण मैसेज को साइफर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को इन साइफर बोलते हैं। मतलब हेलो को $@ में बदलना क्या होता है, साइफर होता है। इन साइफर होता है जिसको इनकोड भी बोला जाता है। अब देखते हैं डी कोड यानी डी साइफर क्या होता है। डी साइफर मतलब जो हमने
इन साइफर कोड कर दिया, उसको दोबारा प्लेन टेक्स्ट में बदलना, मतलब एक साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में दोबारा बदलने की प्रक्रिया, मतलब डॉलर डॉलर को दोबारा हेलो में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिसाइफर। जैसे कि कोई साइफर टेक्स्ट है, उसको हमने डिसाइफर कर दिया और वो वापस क्या बन गया? प्लेन टेक्स्ट बन गया। ठीक है। इसके अलावा कुछ कीज का यूज होता है। कुछ की का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे एक स्पेशल की है, एंटीवायरस की। कुछ अन्य सूचनाओं को एक मूल संदेश के साथ जोड़ा जाता है जो केवल सेंडर तथा रिसीवर को पता होती है। कहने का भाव कि अगर मैंने भेजा कि हेलो, हेलो के बाद में मैंने लिख दिया, जैसे मान लीजिए कि गाय खेत में है, या फिर मतलब ऐसा एक खास कोड भेज दिया, ऐसी एक की भेज दी, ठीक है, या ऐसी की लगा दी जो केवल सेंडर तथा रिसीवर को पता है। हाँ भाई, सेंडर को पता है कि जो गाय है वो खेत में आ गई, इसका मतलब है कि जो दुश्मन है वो इलाके में आ चुका है और इस पे मतलब बम वगैरह डाल रहा है। मान लीजिए कोई आर्मी का ये मैसेज है, तो ये इस तरह से होता है। ठीक है। तो इसके अंदर एंटीवायरस के अंदर की का भी यूज होता है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में हमारा नेक्स्ट है सिक्योरिटी सर्विसेज, मतलब सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड होती है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो यह क्या होता है? यह सुनिश्चित करता है कि एक सिस्टम में उपलब्ध सूचना तथा ट्रांसमिटेबल सूचना को केवल अधिकृत लोगों द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। कहने का भाव कि जो डाटा है उस डाटा को केवल वही लोग, उन्हीं लोगों के पास पहुंचे या वही लोग इस्तेमाल कर सकें जो इसके लिए अधिकृत मतलब ऑथोराइज्ड हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ना उसको समझ पाए, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? यह सुनिश्चित करता है कि किसी मैसेज की उत्पत्ति या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सही तरह से पहचाना गया है तथा पहचान गलत नहीं है। मतलब ऑथेंटिकेट करना किसी चीज, जैसे हमारे पास डाटा आता है तो सबसे पहले हमें डाटा को देखना अच्छे से कि कहीं पे डाटा के अंदर कोई बदलाव तो नहीं है, या फिर डाटा का कोई नाम तो गलत नहीं हो गया, या फिर डाटा का जो साइज है, जो जितना भेजा गया उससे ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा या कम है तो इसका मतलब है कि डाटा के साथ छेड़छाड़ हुई है और ऐसे डाटा को डिलीट कर दिया जाता है, उसको ओपन ही नहीं किया जाता। उसको क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। इसके बाद में है हमारा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत लोग ही एक कंप्यूटर सिस्टम संस्थानों को बदल सके। मतलब जिन लोगों के पास किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई सूचना को बदलने का अधिकार है, केवल वही लोग सूचनाओं को बदल सकें। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि बैंकिंग प्रोसेस तो हर कोई करता है, लेकिन क्या आप घर बैठे अपने नाम को बदल सकते हो? बैंक के नाम को नहीं बदल सकते। आप क्या अपने मतलब कि बैंक की कोई आईडी को बदल सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बैंकों के जो लोग हैं, जो अधिकृत लोग हैं, ऑथोराइज्ड जो पर्सन है, सिर्फ वही चेंज कर सकते हैं। और इंटीग्रिटी का मतलब ही ये है कि जो सिर्फ खास व्यक्ति हैं वही किसी सिस्टम के क्या है संसाधनों में बदलाव कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है नॉन रेपुटेशन। इसका मतलब क्या होता है? आवश्यक है कि सेंडर तथा रिसीवर मैसेज ट्रांसमिशन हेतु मना नहीं कर सके। मतलब कि अगर आपने कोई मैसेज कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो सामने वाला उस चीज को मना ना कर सके, ऐसा मैसेज। मतलब आप किसी चीज को ब्लॉक नहीं कर सकते। मतलब ना तो कोई भेजने वाला ये चीज बोल सकता है कि मैं नहीं भेजूंगा, ना फिर प्राप्त करने वाला ये बोल सकता है कि नहीं, मुझे ये प्राप्त नहीं करना। कोई बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है तो आपको वो सूचना उसे भेजनी ही होगी और सामने वाले को प्राप्त करनी ही होगी, वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन वो मना नहीं कर सकते। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नॉन रेपुटेशन। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? एक आवश्यक सूचना, यह आवश्यक है कि सूचना संसाधनों को नियंत्रण किया जाए। मतलब किसी एक्सेस को कंट्रोल करना ही एक्सेस कंट्रोल होता है। समझ रहे हो ना? मतलब किसी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी। तो यह आवश्यक है कि कंप्यूटर सिस्टम के संसाधन अधिकृत लोगों हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध होने चाहिए। मतलब अगर कोई एक्सेस्ड पर्सन है, कोई ऑथोराइज्ड पर्सन है, तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उसके पास हर टाइम जो उससे रिलेटेड सिक्योरिटी है या उससे रिलेटेड जो फंक्शन है उसके पास होने चाहिए। कहीं पे ऐसा ना हो जाए, अब मान लीजिए कि कोई बैंक का मैनेजर है, अब उसके पास बैंक की चाबी है। अब मैनेजर को ये आवश्यक है कि वो 10 बजे आए और बैंक को खोल दे, या फिर 9:30 आए और बैंक को खोल दे। अब बैंक को खोलने वाला तो कोई और है नहीं। अब मैनेजर घर पे बैठा है, आराम से 2 बजे तक चाय पी रहा है, 3 बजे उठ रहा है, ठीक है, 4 बजे मुंह धो रहा है, तो मतलब जो बैंक है वो बंद ही रहेगा, उसके अलावा कोई बैंक को नहीं खोल सकता। तो ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं? अवेलेबिलिटी कहलाते हैं।
तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा उसका नाम है सिक्योरिटी अटैक्स। सिक्योरिटी अटैक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं इंटरप्शन क्या होता है। इंटरप्शन का मतलब हमें पता है कि कोई बाधा डालना, है ना, सीधा सा पता है हमें, बाधा डालना मतलब एक परिभाषा देखते हैं, एक सिस्टम असेस्ट को नष्ट कर देना या अनुपयोगी बना देना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्शन बोलते हैं। ठीक है। अटैक ऑन अवेलेबिलिटी, ठीक है, हमने पीछे अवेलेबिलिटी जो टॉपिक है उसको पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि आवश्यक है कि कोई विशेष व्यक्ति है उसके पास वो मतलब डाटा या सूचनाओं का सेट उसके पास होना ही चाहिए। ठीक है। और इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हार्डवेयर का कोई हिस्सा खराब हो जाना या फिर मैनेजमेंट सिस्टम को बंद कर देना, ठीक है, मतलब डिजेबल कर देना। और इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इंटरसेप्शन। यह एक अधिकृत व्यक्ति या एक असेस्ट सामग्री, ठीक है, एक अनाधिकृत व्यक्ति एक असेस्ट सामग्री का एक्सेस प्राप्त कर लेता है, मतलब एक अनऑथोराइज्ड जो पर्सन है वो किसी इंपॉर्टेंट डाटा को प्राप्त कर लेता है। एक अनाधिकृत पार्टी मतलब एक अनऑथोराइज्ड पार्टी एक व्यक्ति या एक सॉफ्टवेयर या एक कंप्यूटर भी हो सकता है। मतलब एक अनाधिकृत पार्टी अनऑथोराइज्ड जो पार्टी है वो कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि वो कोई व्यक्ति हो, मतलब इंट्रूडर हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई मालवेयर हो, कोई मतलब वायरस हो, या कोई सिर्फ एक कंप्यूटर हो। एक कंप्यूटर का मतलब है यहाँ से बोट से है, ठीक है, चाहे कोई बोट ही क्यों ना हो। तो ये अटैक किस पे करता है? ये अटैक करता है हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो सूचनाएं हैं वो केवल अधिकृत लोगों के पास ही होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं उनको क्या करता है, जो इनक्रिप्शन है ये निकाल लेता है। ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वायर टैपिंग कैप्चर, इसके अलावा कैप्चर नेटवर्क डाटा, ये क्या है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। थर्ड है हमारा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है एक अनऑथोराइज पार्टी एक असेस्ट का ना केवल एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं बल्कि बदलाव भी करते हैं। मॉडिफाई कर देना, सभी मॉडिफाई शब्द को होप्सो आप जानते होंगे। मॉडिफाई का मतलब होता है स्वरूप बदल देना। तो इसके अंदर फाइलों का जो स्वरूप है वो बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल है चेंजिंग ऑफ वैल्यू ऑफ डाटा। ठीक है। वैल्यू ऑफ डाटा का मतलब जो डाटा की वैल्यू है, जो सार है, उसको बदल देना। अल्टरिंग या फिर चेंजिंग एक प्रोग्राम को बदल देना या अल्टर कर देना, विपरीत कर देना। चेंजिंग ए कंटेंट ऑफ ए मैसेज ट्रांसमिटेड नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क के अंदर जो मैसेज आया है उस मैसेज को बदल देना। जैसे कि जो इंट्रूडर था उसने हेलो को किस में बदल दिया था? बाय में बदल दिया था। नेक्स्ट है हमारा फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? एक अनाधिकृत पार्टी एक कंप्यूटर सिस्टम में किसी वस्तु को क्या कर देती है? इंसर्ट कर देती है। वस्तु का मतलब यहाँ से थिंग से है, थिंग का मतलब एनीथिंग। ठीक है। कोई प्रोग्राम का कोई पार्ट उसको क्या कर देता है? किसी सिस्टम में इंसर्ट कर देता है। और ये अटैक किस पे करता है? ऑथेंटिसिटी पे अटैक करता है। हमने ऑथेंटिकेशन पढ़ा था, जो कि यह सुनिश्चित कर रहा था कि किसी मैसेज की उत्पत्ति या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सही तरह से पहचाना जाए। मतलब कोई रिकॉर्ड जो है उसको वो गलत ना हो, या फिर उसके अंदर क्या है कोई डाटा सम्मिलित ना हो, इस चीज की हम क्या कर रहे थे? पहचान कर रहे थे। तो ये उस चीज को क्या कर देता है? क्रैप्ट कर देता है, उसके ऊपर अटैक करता है। तो एग्जाम्पल है इसका इंसर्टिंग अनवांटेड इंफॉर्मेशन टू ए मैसेज। मतलब जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था कि साइज बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, या फिर जो सूचनाएं हैं उसके अंदर बदलाव ना हो। मतलब ये जो है सूचनाओं के अंदर बदलाव कर देता है और ऑथेंटिकेशन को ब्रेक करके जो हमारी कंप्यूटर है उसके अंदर एंटर कर जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है आपको थोड़ा ये समझाना अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ छोटा सा। तो क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स के अंदर क्या होता है? क्रिप्टोग्राफिक अटैक के अंदर यह अटैक संप्रेषण को या ट्रांसमिशन की जासूसी करने या मॉनिटरिंग करने की प्रकृति के होते हैं। मतलब अब मान लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है कि आप कोई वेबसाइट पे गए, आपने अलाउ किया और आपका कैमरा चालू हो गया, और अब जाओ जो भी आप कर रहे हो उस वेबसाइट वाले के सामने आप बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहे हो। ठीक है। तो ऐसी रिकॉर्डिंग जो कि क्या करते हैं? आपके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं या फिर जासूसी करते हैं। ठीक है। मतलब पैसिव अटैक का मुख्य उद्देश्य है ट्रांसमिट की जाने वाली सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। मतलब जैसे ही आप कोई इन्फॉर्मेशन को दूसरे के पास भेजते हो तो वो आपके ऊपर ध्यान रखता है कि हाँ अब आपने मतलब कोई डाटा को जो है अपलोड लगा दिया, तो वैसे ही वो क्या करता है? आपके डाटा को बीच के अंदर कैच कर लेता है और सूचनाओं को या तो खुद रख लेता है या डिलीट कर देता है या फिर चेंज कर देता है। इसके एग्जाम्पल है रिलीज ऑफ मैसेज। ठीक है। मतलब मैसेज जब आप भेजते हो उस समय,
इस प्रकार के अटैक में डाटा स्ट्रीम को मॉडिफाई करना या फिर गलत स्ट्रीम को बनाना होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि डाटा को क्या कर देता है, वो या तो गलत कर देता है या फिर मॉडिफाई कर देता है। इसके अलावा इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके 4 प्रकार होते हैं। क्रिप्टोग्राफिक अटैक के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले डॉस होता है, उसके बाद में मॉडिफिकेशन इन मैसेज, इसके बाद में मैस्कर्ड और रिप्लाई। ठीक है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम है सिक्योरिटी टूल्स। सिक्योरिटी टूल्स कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक की एल्गोरिदम। तो इस एल्गोरिदम में इनक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन की KEY की सेंडर तथा रिसीवर दोनों को पता होती है। ठीक है, मतलब ये जो खास की होती है, जो मैंने आपको की बताया था कि जो की है उसके साथ कुछ विशेष चीज भेज दी जाती है। तो ये जो की है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाली की जो है वो सेंडर तथा रिसीवर दोनों को पता होती है। इस मेथड में इनक्रिप्शन की को शेयर किया जाता है तथा इसके आधार पर डिक्रिप्शन की को आसानी से क्या कर लिया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है। मतलब एक जो कोड है उसको भेजा जाता है ताकि आप उस कोड को क्या कर सको, जो आपने दूसरा मैसेज भेजा है उसको क्या कर सको, डिकोड कर सको, है ना। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। तो इसके अंदर क्या होता है, इस एल्गोरिदम में पब्लिक की का उपयोग एन्क्रिप्शन, जबकि प्राइवेट की का उपयोग डिक्रिप्शन के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब इसके अंदर जब आप पब्लिक की का उपयोग करते हो तो इनक्रिप्शन होता है तथा प्राइवेट की का उपयोग करके आप क्या करते हो, डिक्रिप्शन कर देते हो। मतलब आप किसी को जब कोई डाटा भेज रहे हो तो आप ऐसी की का यूज करते हो जो सभी के पास हो, लेकिन उस डाटा को खोलने के लिए, उस डाटा में बदलाव करने के लिए एक ऐसी की जरूरत है जो सिर्फ आपके पास ही हो। ठीक है, इसलिए आपके पर्सनल डाटा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक कि उसके पास प्राइवेट की नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारी इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये क्या होती है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में विभिन्न प्रकार की एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब एक कम्युनिकेशन, जब दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत करने के लिए विभिन्न प्रकार की एन्क्रिप्शन तकनीकों का यूज किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए क्लासिकल टेक्निक्स। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, तो क्लासिकल टेक्निक्स के अंदर 2 प्रकार की टेक्निक्स आती हैं। सबसे पहले है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कैरेक्टर स्ट्रिंग के क्रम में बदलाव कर देना, और दूसरी है सब्स्टिट्यूशन, यह कैरेक्टर को एक अन्य कैरेक्टर से बदल देते हैं। मतलब इसके अंदर रिप्लेस कर दिया जाता है और इसको इसके अंदर कैरेक्टर को बदल दिया जाता है और इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, स्ट्रिंग के क्रम को बदल दिया जाता है। सिक्योरिटी टूल्स के अंदर हमारा 4th टॉपिक है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। तो यह क्या होती है, यह एक प्रकार की एल्गोरिदम है जिसका उपयोग क्रिप्टोग्राफी तकनीक में एन्क्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन हेतु किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी तकनीक के अंदर क्या किया जाता है, एन्क्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसको क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम बोला जाता है। DES मतलब डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। DES को IBM द्वारा 1970 में विकसित किया गया था तथा इसे नेशनल बैरो ऑफ स्टैंडर्ड द्वारा उपयोग में लिया गया है। इसे अब NIST मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। DES एक पॉपुलर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो शेयर्ड की एल्गोरिदम या फिर सिस्टम पर आधारित है। मतलब जो शेयर्ड की है ना, KEY वाली की, तो शेयर्ड की एल्गोरिदम या फिर सिस्टम पर क्या होता है, DES आधारित होता है। DES इंक्रिप्शन के प्रोसेस में मूल संदेश को 64 बिट के ब्लॉक में विभाजित किया जाता है और DES 56 बिट की इंक्रिप्शन की का उपयोग करता है। ठीक है, मतलब इसके मूल संदेश को कितने बिट में विभाजित किया जाता है, 64 बिट के ब्लॉक में विभाजित किया जाता है, और इसकी जो इंक्रिप्शन का उपयोग है वो कितने बिट पे किया जाता है, 56 बिट के ऊपर। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा RSA मतलब रिवर्स्ड सैमिर एंड नेक्स्ट है हमारा RSA, रेवेस्ट, सैमिर और एडलेमन। तो इन 3 व्यक्तियों के नाम के ऊपर RSA जो है ये रखा गया है। तो ये है क्या RSA, यह एक प्रचलित क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है
जो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम पर आधारित है। मतलब पब्लिक की के ऊपर क्या है, एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम बेस्ड है। यह मॉड्यूलर, अर्थमेटिक तथा लार्ज नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड का क्या करती है, उपयोग करती है। मतलब ये जो मॉड्यूलर है ये अर्थमेटिक और मतलब अर्थमेटिक और जो गुणनखंड है इनका उपयोग करती है। यह एल्गोरिदम क्या होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है, सबसे ज़्यादा सेफ होती है। तो आरएसए किसका यूज करती है, सबसे पहले पब्लिक की का, इसके अलावा फैक्टराइजेशन का और इसके अलावा अर्थमेटिक्स का यूज करती है, और ये सबसे सिक्योर एल्गोरिदम मानी जाती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर हमारा नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर। तो जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है, आप सभी इसको भली भांति जानते होंगे, लेकिन फिर भी चलो परिभाषा देखते हैं इसकी। डिजिटल सिग्नेचर को पब्लिक की इनक्रिप्शन का उपयोग करके क्रियान्वित किया जाता है। मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर है ये क्या है, पब्लिक की पर आधारित होती है। मतलब इसका यूज है वो हर कोई कर सकता है, लेकिन इसको यूज करने के लिए एक प्राइवेट की का यूज होता है, जो कि खुद हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है। डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक मेथड है जो हस्तलिखित हस्ताक्षर के समान ही कार्य करता है। मतलब जो हम हमारी हैंडराइटिंग से साइन करते हैं, उसी तरह से जो हमारा डिजिटल बोर्ड के ऊपर हम जब साइन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको डिजिटल सिग्नेचर बोला जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग सेंडर की ऑर्थोडेक्शन हेतु किया जाता है। मतलब जब हम कोई फाइल को भेजते हैं और उसके ऊपर जब सेंडर अपना डिजिटल साइन कर देता है, तो इसका मतलब है कि ये जो फाइल है ये सेंडर के द्वारा ही क्या है, ऑथेंटिकेट है। मतलब जब कोई डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग सेंडर की ऑथेंटिकेशन हेतु किया जाता है। मतलब सेंडर की ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि हाँ इसी व्यक्ति ने भेजी है। अगर वो डिजिटल सिग्नेचर गलत है मेन सिग्नेचर से, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसी दूसरे ने इसके अंदर चालाकी की है। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग उत्पत्ति को वेरीफाई करने के लिए और एक संदेश की सामग्री को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी डाटा को वेरीफाई करने और डाटा के इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी क्या करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर प्रक्रिया में डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या किया जाता है, ओरिजिनेट की प्राइवेट की से साइन किया जाता है। मतलब जिसके पास प्राइवेट की है वही सिर्फ उसके ऊपर साइन कर सकता है, और यदि वो साइन कर दिया तो उसका मतलब है कि उसने प्राइवेट की का यूज किया है, और प्राइवेट की का मतलब है कि वो आपसे रिलेटेड होगा। अब देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा फैक्ट बता दूं। यदि आपने अपनी प्राइवेट की किसी से शेयर कर दी और उस व्यक्ति ने उस प्राइवेट की का यूज करते हुए कोई गलत कार्य कर दिया, तो कोर्ट के अंदर यही माना जाएगा कि आप लोगों ने क्या किया है, आपने ही वो काम किया है, क्योंकि प्राइवेट की जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास होती है। लॉ हमारा ये बोलता है कि प्राइवेट की कभी शेयर मत करना, है ना, किसी के साथ। यदि आप शेयर करते हो तो आप जो भी जिम्मेवारी होगी या जो भी गलत काम होगा उसकी जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी। नेक्स्ट है, इस प्रोसेस की गति को बढ़ाने के लिए प्राइवेट की को एक डाटा के छोटे रूप में क्रियान्वित किया जाता है, जिसे मैसेज क्या बोला जाता है, डिजेस्ट और हैश मतलब HASH कहा जाता है। मतलब एक प्राइवेट की को क्या कर दिया जाता है, शॉर्टर कर दिया जाता है, जिसको या तो हैश या फिर डाइजेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब हमारा मैन इन मिडल वाला व्यक्ति। तो ये 3 टाइप के होते हैं, हैकर, क्रैकर और फ्रेकर। वैसे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आप थोड़ी परिभाषा भी देख लें। हैकर क्या होता है, हैकर एक हानिकारक व्यक्ति होता है जिसका उद्देश्य है अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त करना और सूचनाओं को चोरी करना होता है। मतलब अनऑथोराइज एक्सेस प्राप्त कर लेना और सूचनाओं को चोरी कर लेना किसका काम होता है, हैकर का होता है। इसके अलावा क्रैकर क्या होता है, क्रैकर एक व्यक्ति है जो एक वेबसाइट को वास्तविक रूप में इसकी सूचनाओं को नष्ट करते हैं तथा हानि पहुंचाते हैं। मतलब ये एक वेबसाइट का यूज करते हुए सूचनाओं को नष्ट करते हैं और डाटा में नुकसान करते हैं। इसके अलावा फ्रेकर क्या होते हैं, ये टेलीफोन नेटवर्क की सुरक्षा को ब्रेक करने के विशेषज्ञ होते हैं। मतलब जब आप किसी को कॉल कर रहे हो तो आपकी कॉल के अंदर एक तीसरा व्यक्ति जुड़ जाता है, उसको फ्रेकर बोला जाता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, जैसे टीवी के अंदर जो या तो विलन्स है या जो पुलिस है किसी 2 व्यक्तियों को एक रिकॉर्डर के ऊपर सुन रहे होते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको फ्रेकर बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी टूल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी टूल्स। सिक्योरिटी टूल्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले हमारा सिक्योर ट्रांसपोर्ट
स्टैक्स, तो ये क्या होते हैं? इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के एक सिस्टम का उपयोग करता है। मतलब इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के एक सिस्टम का उपयोग करता है जो नेटवर्क आर्किटेक्चर के समान होता है। ठीक है, समान होता है या समरूप होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को क्या बोला जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल को या तो आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर टीसीपी मतलब इसका मतलब भी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है के रूप में हम इसे जानते हैं। वेब ब्राउजर तथा वेब सर्वर आपस में HTTP के माध्यम से एक दूसरे से संचार करते हैं। ठीक है, HTTP जैसे ही अपने कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसके शुरू में क्या आता है? HTTP आता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो तथा इस उद्देश्य में विभिन्न सिक्योरिटी स्कीम्स का उपयोग किया जाता है। मतलब जब हम कोई HTTP का यूज करते हैं तो उसके लिए विभिन्न सिक्योरिटी स्कीम्स का उपयोग भी किया जाता है। सुरक्षित डाटा संप्रेषण हेतु एक सिक्योरिटी स्कीम का उपयोग किया जाता है। मतलब सुरक्षित डाटा संप्रेषण हेतु एक डाटा को सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी स्कीम्स का उपयोग किया जाता है, जहां एक संदेश को सोर्स पर एनक्रिप्ट तथा डेस्टिनेशन पर मैसेज को क्या किया जाता है? डिक्रिप्ट किया जाता है। मतलब जहां से हम हमारा संदेश का जो सोर्स है वहां से मैसेज को एनक्रिप्ट करना, और जब उसकी डेस्टिनेशन आए, जब उसकी जगह आए, तो वहां पे मैसेज को क्या कर देना? डिक्रिप्ट कर देना। एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं क्या होता है। सुरक्षित डाटा संप्रेषण हेतु या वेब संचार हेतु कुछ सर्विस का यूज किया जाता है, जो कौन सी होती है? जो निम्न प्रकार से होती हैं। देखिए, सबसे पहले SSL क्या होती है? सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का मतलब क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। ये एक ऐसी डाटा प्रणाली है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? वेब संचार को सुरक्षित रखने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारी SHTTP मतलब सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, ये जो SHTTP है ना, ये एंड टू एंड सर्विस ट्रांसैक्शन का उपयोग करती है। मतलब एंड टू एंड सिक्योर ट्रांसैक्शन का उपयोग करती है। कौन करती है? ये क्वेश्चन आया था एक, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दिया कि कौन सा एंड टू एंड सिक्योर ट्रांसैक्शन का उपयोग करता है। तो कौन करता है? SHTTP मतलब सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो SHTTP का कुछ और भी है। यह एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है। ये कौन सी एल्गोरिदम है? एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है जिसे एडवांस कॉमर्स नेट द्वारा क्या है? विकसित किया गया है। मतलब ACN द्वारा क्या किया गया? इसे विकसित किया गया है। तो इसका पोर्ट नंबर क्या है? इसका पोर्ट नंबर है 443। नेक्स्ट है हमारा केरबेरस। यह एक प्रचलित थर्ड पार्टी क्या है? एप्लीकेशन या प्रोटोकॉल है। ये एक थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल है। मतलब ये हमें स्वतंत्र रूप से प्राप्त तो जरूर होता है, लेकिन ये किसी ऑथराइज पार्टी की तरफ से नहीं है। मतलब ये हमें पहले से इंस्टॉल्ड नहीं मिलता, प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलता, हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। और यह इंक्रिप्शन आधारित एक सिस्टम है जो कि क्या करता है? हमारी नेटवर्क की सिक्योरिटी का एक टूल है। ठीक है, जो सीक्रेट की इंक्रिप्शन का उपयोग करता है। अब ये सीक्रेट की है, ठीक है, सीक्रेट KEY सीक्रेट की इंक्रिप्शन का क्या करता है? उपयोग करता है, जिसे यूजर तथा नेटवर्क कनेक्शन में प्रमाणीकरण हेतु डिजाइन किया गया है। मतलब ऐसी सीक्रेट की इंक्रिप्शन जिसका उपयोग किसके लिए किया गया है? जो नेटवर्क कनेक्शन है और जो यूजर है, इन दोनों के बीच में प्रमाणीकरण बनाने के लिए। मतलब इस चीज को क्लियर करने के लिए कि ये जो यूजर है वो एकदम करेक्ट यूजर है, ये कोई इंट्रूडर नहीं है। इसके लिए किसका यूज किया जाता है? केरबेरस का यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारा फोर्थ है यूनिक्स सिक्योरिटी। यूनिक्स हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन हम फिर भी एक बार इसकी परिभाषाएं जरूर देख लें। केवल सुरक्षित ट्रांसपोर्ट ही महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु एक सिस्टम की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। मतलब जब हम कोई डाटा को भेजते हैं तो उसका सिर्फ जो ट्रांसफर हो रही है फाइल, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा जो हमारा सिस्टम है वो भी इंपॉर्टेंट है। कहीं पे हम ये देख रहे हैं कि हाँ हमारा डाटा जा रहा है, कहीं पे कोई इंट्रूडर तो नहीं आ गया, कोई वायरस तो नहीं आ गया, लेकिन हमने इस ध्यान में ये छोड़ दिया कि हमारा सिस्टम जो है वो उसको फ्री छोड़ दिया। तो हमारा जो सिस्टम है वो भी महत्वपूर्ण है, ना केवल एक ट्रांसपोर्ट हो रहा डाटा। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? मल्टीपल बिल्ट इन विशेषताएं होती है। बिल्ट इन का मतलब होता है इसके अंदर खुद के अंदर ही ये विशेषताएं होती है। तो ये किस प्रकार की होती है? देखिए,
एग्जाम्पल है इसके, जैसे सबसे पहले यूजर पासवर्ड होता है, पासवर्ड के बिना ये ओपन नहीं होता। फाइल एक्सेस होती है, जो फाइल है हमारी उसको एक्सेस करना पड़ता है, उसके बाद में ही जो हमारी फाइल है वो ओपन होती है या रन होती है। इसके अलावा जो हमारी डायरेक्टरी एक्सेस है, ठीक है। इसके अलावा हमारी इनक्रिप्शन टू ए फाइल, एक फाइल को इनक्रिप्ट करना और किसी फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा देना, या फिर सिक्योरिटी ऑन पासवर्ड फाइल, ठीक है। मतलब जिस फाइल के ऊपर हमने पासवर्ड लगा दिया उसके ऊपर एक और सिक्योरिटी हमने लगा दी, ठीक है, जैसे कि कोई हाइड कर दिया या इस तरह का। इसके अलावा हमारा फिफ्थ है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड भी हमारा एक सिक्योरिटी का टूल है। स्मार्ट कार्ड जैसे कि हमारे एटीएम वगैरह हो गए, ठीक है, या कोई डिस्क के अंदर जब हम कोई कार्ड डालते हैं, इवन दो कार्ड तो आजकल हर जगह यूज हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक्चुअल में होते क्या है, ये एक पोर्टेबल डिवाइस होते हैं। पोर्टेबल का मतलब जिसे हम आसानी से ले जा सकते हैं, जिनमें कुछ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब रोम तथा नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसके अंदर होता है, रोम का एक हिस्सा होती है, ठीक है, तथा एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसके अंदर क्या एक छोटी सी चिप होती है जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। एक स्मार्ट कार्ड पासवर्ड या इंक्रिप्शन की गणना करता है। मतलब ये कार्ड जो है ये एक स्मार्ट कार्ड पासवर्ड को क्या करता है, काउंट करता है, या फिर एक इंक्रिप्शन की को क्या करता है, काउंट करता है, और एक सीधे सिस्टम में लॉग इन करने की सुविधा देता है। मतलब अगर आपने किसी एटीएम के अंदर अपना कार्ड लगा दिया, या फिर मान लीजिए आपके पास मेट्रो कार्ड है, आप उसको स्वाइप करते हो, तो उसके अंदर जो आपका कार्ड का पासवर्ड है या आपकी जो इंक्रिप्शन की है, जो आपकी पब्लिक की है, उसको क्या करता है, स्कैन करता है और आपको क्या कर देता है, बिना कोई ज्यादा झंझट के आपको सीधा एक्सेस प्रदान कर देता है। सिक्स्थ है हमारी PEM, मतलब प्राइवेसी इनहेंस्ड मेल। तो यह क्या है, यह एक अन्य प्रकार की मेल है जो सेंडर के मैसेज तथा इसकी सामग्री, मतलब कंटेंट को भी क्या करता है, फॉर्मेट तथा इनक्रिप्शन तकनीक की व्याख्या के अंदर रखता है। कहने का भाव कि जो सेंडर ने मैसेज भेजा है उसके अंदर क्या कंटेंट है और उसका क्या फॉर्मेट है, ये इस चीज की क्या करता है, व्याख्या करता है, उसको संभाल के रखता है। यह सेंडर के संदेश को अधिकृत भी करता है, मतलब उसके संदेश को ऑथोराइज्ड भी करता है। यह स्वतः ही ईमेल संदेशों को इनक्रिप्ट कर सकता है। ये स्वतः क्या कर सकता है, ईमेल के संदेशों को इनक्रिप्ट कर सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी हमने पहले पढ़ा था। इसके अलावा ऑर्गेनेटर, ऑथेंटिकेशन, मैसेज इंटीग्रिटी और नॉन रेपुटेशन ओरिजिन, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी स्कीम के अंदर हमारा 7th टॉपिक है पासवर्ड स्कीम। तो पासवर्ड क्या होते हैं, इसमें पासवर्ड सिक्योरिटी हेतु उपयोग में लिया जाने वाला एक माध्यम है। मतलब पासवर्ड क्या है, सिक्योरिटी हेतु एक माध्यम है। सिक्योरिटी के लिए एक माध्यम क्या है, पासवर्ड है, जिसका उपयोग मुख्यतः एक सिस्टम में लॉगिन करने हेतु किया जाता है। मतलब लॉगिन करने से पहले हमें कोई पासवर्ड देना होता है, और जैसे ही वो हमारी प्राइवेट की होती है, जैसे ही हम उस की को डालते हैं, तो क्या है, हमारा जो पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाता है और सिक्योरिटी जो है हमारी ब्रेक हो जाती है और हम हमारे उसी एप्लीकेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी OTP। OTP क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड होता है ये। यह अन्य प्रकार के ऑथेंटिकेशन स्कीम्स है, ठीक है, जिसमें एक सिक्यूज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब ऐसा मोबाइल नंबर जो किसी के साथ क्या है, रजिस्टर्ड है, या ईमेल एड्रेस पर भेजा जाता है। मतलब जो OTP है या तो किसी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा या फिर किसी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे भेजा जाता है, जिसका उपयोग एक यूजर अकाउंट में पासवर्ड के सत्यापन, पासवर्ड के साथ लॉगिन करने तथा एक बार उपयोग किया जा सकता है। मतलब जो OTP है इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है हमारे एक पासवर्ड के रूप में, जो कि हमारा एक टेम्परेरी पासवर्ड हो सकता है उसके लिए, और लॉगिन करने के लिए भी हमें पासवर्ड की बहुत बार आवश्यकता होती है। मतलब कि क्या हम वही व्यक्ति हैं जिसके पास ऑथेंटिकेशन है, क्या हम ऑथोराइज्ड पर्सन हैं। यदि है तो हमारे पास एक OTP आएगा, उस OTP को हमें एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में जो हमारी एप्लीकेशन है या जो हमारा प्रोग्राम है वो रन होगा, ठीक है। एक OTP एक मोबाइल नंबर के ऊपर या फिर कोई रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर भी भेजी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PGP, मतलब प्रीटी गुड प्राइवेसी। यह एक वास्तविक प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मेल हेतु एक स्टैंडर्ड बन गया है।
प्रोग्राम को किसी भी कॉरपोरेशन से खरीदा जा सकता है। इस प्रोग्राम को किसी भी कॉरपोरेशन के द्वारा खरीदा जा सकता है। पीजीपी यूटिलिटी मतलब इंटरनेशनल डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होती है। पीजीपी आरएसए व MD5 इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का उपयोग मैसेज इंक्रिप्शन हेतु किया जाता है। पीजीपी डिजिटल सिग्नेचर के साथ कार्य करता है। पीजीपी जो है डिजिटल सिग्नेचर के साथ कार्य करता है। आरएसए क्या है और इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इंक्रिप्शन क्या होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके अलावा हमारा 10th जो टूल है उसका नाम क्या है, MIME मतलब मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यह एक स्टैंडर्ड है जो इंटरनेट पर ट्रांसमिट होने वाले टेक्स्ट मैसेज हेतु एक फॉर्मेट परिभाषित करता है। ठीक है, मतलब यह एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो इंटरनेट पर ट्रांसमिट होने वाले टेक्स्ट मैसेज को एक फॉर्मेट के रूप में क्या करता है, परिभाषित करता है। इसका मेन उद्देश्य है नॉन आस्की कैरेक्टर को क्या करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने यानी समझने योग्य बनाना होता है। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जिनको समझने में दिक्कत हो रही है उनको आस्की कैरेक्टर्स को स्टैंडर्ड करके समझने योग्य कैरेक्टर्स में बदलने का काम किसका होता है, MIME का। MIME सिक्योरिटी विशेषताओं, MIME जो है ये विभिन्न सिक्योरिटी जो है उनको प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये क्या है, एक्सेस मेथड कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल मेथड्स हैं इसके। जैसे कि सबसे पहले पासवर्ड क्या है, पासवर्ड हम पढ़ चुके हैं। पासवर्ड क्या है, यह एक सिस्टम एक्सेस को सबसे साधारण माध्यम है। मतलब एक सिस्टम को एक्सेस करने के लिए सबसे साधारण माध्यम है। सिस्टम को लॉक करने के लिए भी सबसे साधारण माध्यम है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मतलब अनलॉक कर सकते हैं। नेटवर्क एडमिशन यूजर यूज कर सकता है, मतलब जो भी नेटवर्क जिसका एडमिन है वह क्या कर सकता है, इसका यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा टोकन क्या है। टोकन एक ऐसा छोटा हार्डवेयर होता है जो स्मार्ट कार्ड, प्लास्टिक कार्ड, स्मॉल USB की भी हो सकती है। मतलब जैसे बोले कि स्मार्ट कार्ड क्या है हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्लास्टिक कार्ड्स जैसे स्मार्ट कार्ड होता है, स्मॉल USB की मतलब एक ऐसी USB होती है, जैसे कि मान लीजिए उस USB को आपने इंसर्ट किया उसके बाद में ही आपका प्रोग्राम ऑन होगा, क्योंकि वो USB क्या है, आपकी एक प्राइवेट की है। ठीक है, तो ये जो टोकन है ये किसी भी शेप में हो सकते हैं, राउंड, चौकोर। ठीक है, मतलब टोकन के एक अलग अलग जो आउटर लुक है टोकन का, फिजिकल लुक है, वो कैसा भी हो सकता है, जिसका उपयोग किसके लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है। इसमें पिन पासवर्ड का भी उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, हालांकि इसके अंदर आप पिन और पासवर्ड लगा भी सकते हो। मैंने इसमें लिखा है कि पिन पासवर्ड भी उपयोग करना होता है, लेकिन अगर आपने कोई सिक्योरिटी, अगर आप ज़्यादा बेटर है तो जैसे कि आप कोई गेम्स वगैरह या कोई हम जैसे मूवीज वगैरह के अंदर देखते हैं कि सिर्फ वो कार्ड स्वाइप करते हैं और वो क्या हो जाता है, उनका एक्सेस स्कैन कर लिया जाता है। लेकिन टोकन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका यूज करने के बाद भी हमें क्या करना होता है, कोई स्कैनिंग देनी होती है, चाहे वो हमारी आई स्कैन हो, फिंगर स्कैन हो, या फिर कोई पासवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई करैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, एक विभिन्न प्रकार का। इसके बाद में क्या है, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक क्या है, बायोमेट्रिक एक डिवाइस का उपयोग डाटा को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। मतलब बायोमेट्रिक एक डिवाइस होता है जो कि डाटा को क्या करता है, कैप्चर करने के लिए होता है। और ये डाटा किस प्रकार का होता है, जो फिंगरप्रिंट या फिर पाम प्रिंट का हो सकता है। इसके अलावा रेटिना का मतलब आंख, और वॉइस रिकॉग्निशन मतलब आपकी आवाज का सैंपल भी हो सकता है, आदि के रूप में हो सकता है। तो ये थे हमारे सिक्योरिटी टूल्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक विशेष प्रकार की सिक्योरिटी डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है। ठीक है, ये क्या है, एक डिवाइस होती है या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हमने टूल्स पढ़े थे जो कि क्या थे, उसके अंदर एक थर्ड पार्टी की तरह होता है और जो कि कंप्यूटर के अंदर रह के, रैम के अंदर रह के कंप्यूटर की सिक्योरिटी करता है। लेकिन ये क्या है, एक डिवाइस भी हो सकता है। फायरवॉल एप्लीकेशन भी होता है, डिवाइस भी होता है, जो इनकमिंग तथा आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को सुरक्षा नियमों के आधार पर मॉनिटर तथा फिल्टर करता है। फायरवॉल एक इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क है। ये क्या है, एक इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क है तथा बाह्य पब्लिक नेटवर्क या फिर अन्य सोर्स के मध्यम में क्या बनाता है, एक बैरियर के रूप में कार्य करता है। मतलब जो भी हमारा इनपुट या आउटपुट डाटा हो रहा है उसके बीच में क्या करता है, एक बैरियर को बना देता है ये। ठीक है, तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य है अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने
और हानिकारक या मालवेयर प्रोग्राम से सेफ रखने के लिए होता है। मालवेयर प्रोग्राम क्या होते हैं मैं आपको समझा चुका हूँ। तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनऑथोराइज एक्सेस को रोकना, मतलब वायरस या फिर मालवेयर को रोकना तथा मालवेयर प्रोग्राम से सेफ रखने के लिए होता है। इसके बाद में इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल की लिमिट क्या है? फायरवॉल पासवर्ड के मौज पर कार्य नहीं करता, ठीक है, मतलब मिसयूज के ऊपर कार्य नहीं करता और ना ही ये इससे सुरक्षित रहता है। मतलब अगर आपने किसी को पासवर्ड दे दिया और पासवर्ड की वजह से अगर आपकी कोई सिक्योरिटी में एंटर कर रहा है तो वहाँ पे फायरवॉल है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। फायरवॉल संक्रमित फाइल यानी फाइल या सॉफ्टवेयर के ट्रांसफ़र होने पर भी सुरक्षित नहीं रख पाता है। मतलब यदि आप खुद ही यदि कोई ऑथोराइज्ड पर्सन किसी करप्ट फाइल को डाउनलोड कर रहा है या फिर उसको अपलोड कर रहा है, फिर ये उसको नहीं रोक पाएगा। अगर कोई अनऑथोराइज्ड तरीके से कोई एक्सेस कर रहा है तभी रोकेगा। अगर कोई खुद ऑथोराइज्ड पर्सन कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके रोकने में ये असक्षम है। तो फायरवॉल पहले से संक्रमित नेटवर्क को सुरक्षित नहीं रखता। मतलब अगर कोई फायरवॉल अगर आपने यूज़ किया है और कोई नेटवर्क पहले से ही क्या है, संक्रमित है, ठीक है, खराब है, तो ये उसको उससे सेफ नहीं रख पाएगा। ये फायरवॉल एक यूजर को मैलिशियस वेबसाइट मतलब हानिकारक वेबसाइट को एक्सेस करने से नहीं रोक पाता, जो आंतरिक थ्रेड या फिर अटैक का एक कारण हो सकता है। ठीक है, या तो उसकी वजह से कोई थ्रेट आ सकता है या कोई इसके ऊपर अटैक भी हो सकता है। नेक्स्ट है वाई फायरवॉल। फायरवॉल क्यों होना चाहिए? फायरवॉल की क्या आवश्यकता है? फायरवॉल को मुख्यतः एक मालवेयर से सुरक्षित रखना तथा नेटवर्क आधारित अटैक से सेफ रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा फायरवॉल गेट या तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल के फंक्शन क्या है? सबसे पहले नेटवर्क थ्रेट प्रोटेक्शन, मतलब नेटवर्क के अंदर जितने भी थ्रेट्स आते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना। एप्लीकेशन और आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आइडेंटिटी और एप्लीकेशन के बेस पर होते हैं इसके अंदर। एक्सेस वैलिडेशन, मतलब वही वैलिड पर्सन ही सिर्फ एक्सेस ले सकता है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एन एरर इवेंट ओकर्ड, ठीक है, मतलब कोई एरर या कोई घटना जब घटित हो जाती है तो उसको रिपोर्ट करना और उसको रिकॉर्ड करके रखना। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पर्सन है वो उस समय उस रिपोर्ट को नहीं देख पाता तो ये क्या कर लेता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है और नेक्स्ट टाइम उसको क्या करता है, उसको जो उसका यूजर है, जो डेवलपर है, उसको क्या करता है, वो शो करता है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, यह क्या करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और मैनेजमेंट को संभालता है। ये सभी अपने अब अच्छे से पढ़ेंगे, आगे आएंगे, ये मैं आपको और समझा दूंगा। हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट, ठीक है, और क्या करता है, क्लाउड की सपोर्ट रखता है। क्लाउड बोले तो जैसे अपनी गूगल फोटोज है, ठीक है, वो भी क्या है, एक क्लाउड है। एक जैसे अपना कोई एक ऐसा इंटरनेट के ऊपर ऐसा स्टोरेज जो कि मतलब इंटरनेट के ऊपर अपनी जितने भी डाटा है उसको सेव रखता है, उसको क्लाउड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल के प्रकार कितने हैं? सबसे पहले देखिए पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ये क्या होता है? यह एक सामान्य प्रकार का फायरवॉल है जो एक मैनेजमेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल सा फायरवॉल है जो मैनेजमेंट के रूप में कार्य करता है। मैनेजमेंट का मतलब चीज़ों को अरेंज करके रखता है, उनको बहुत अच्छे से संभालता है। इस फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करने, इनकमिंग पैकेट्स को सिक्योरिटी रूल के आधार पर फिल्टर करना। ठीक है, मतलब उसके अंदर जितने भी पैकेट्स इनकमिंग हो रहे हैं उनको क्या करना, सिक्योरिटी रूल के आधार पर फिल्टर करना। अब देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फायरवॉल की कमियां क्या थी। फायरवॉल का अगर यूजर कोई गलत काम करता है, मतलब इनकमिंग के अलावा यदि वो आउटगोइंग करता है किसी चीज़ की, तो उसके अंदर फायरवॉल हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर खुद घर का भी यदि लंका डाले तो ये कहाँ से बचाए। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई इनकमिंग पैकेट आ रहा है तो उसके ऊपर जरूरी है अपनी सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो करेगा और उसको फिल्टर करेगा। ठीक है, उसके फिल्टर का मतलब जैसे उसके आईपी एड्रेस चेक करना, ठीक है, और वो किस पर्पज के लिए आया है, कहाँ से भेजा गया है, ठीक है, एक्सेस कौन कर रहा है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको क्या बोला जाता है, इनकमिंग पैकेट्स होते हैं ये। और इनके आधार पर जो फायरवॉल जो पैकेट फिल्टरिंग है वो क्या करता है, इसको फिल्टर करता है। इन फायरवॉल को नेटवर्क ट्रैफिक आईपी प्रोटोकॉल को ब्लॉक करने हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है, आईपी एड्रेस और आईपी प्रोटोकॉल। अब देखिए कोई ऐसा व्यक्ति जो कि
इंडिया से, जिसका मान लीजिए भाई एग्जांपल कि एक बैंक है, ठीक है, इस बैंक के अंदर क्या है, जो यूजर हैं वो सभी के सभी क्या है, इंडियंस हैं, बाहर से कोई नहीं है। अब कोई व्यक्ति चाहे वो बाहर का हो या चाहे इंडिया का हो, यदि वो अपना आईपी एड्रेस चेंज करके उस नेटवर्क के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है, तो उसके अंदर ये क्या करेगा, उस आईपी प्रोटोकॉल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रॉक्सी फायरवॉल। तो प्रॉक्सी फायरवॉल क्या होता है, थोड़ा अच्छे से समझ। प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर में कार्य करता है। ये किस में कार्य करता है, एप्लीकेशन लेयर में कार्य करता है, जो टू मतलब दो अलग अलग एंड सिस्टम के मध्य क्या करता है, पैकेट्स को और ट्रैफिक्स को क्या करता है, फिल्टर करने का कार्य करता है। मतलब ये यहाँ पर फिल्टर को क्या करेगा, ट्रैफिक को क्या करेगा, फिल्टर करेगा, और कैसे, एक लेयर के अकॉर्डिंग उसको मतलब वन बाई वन उसको चेक करता जाएगा, और जैसे जैसे चेक होता रहेगा ये उसको उसके डाटा को अंदर प्रवेश करने देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सर्किट लेवल फायरवॉल। तो ये क्या होता है, यह एक अन्य प्रकार का फायरवॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटिंग सोर्स को अलाउ या ब्लॉक करता है। ठीक है, कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटिंग का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, ठीक है, गुणा करना, कैलकुलेट करना उसको। यह सामान्यतः क्या होता है, सीजन लेयर के अंदर कार्य करता है। ठीक है, सेक्शन लेयर के अंदर कार्य करता है। अब देखिए कंप्यूटिंग में आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंप्यूटिंग सोर्स को अलाउ और ब्लॉक करता है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए कोई बैंक है, ठीक है, हर एक हैकर का क्या सपना होता है, जब वो हैकिंग सीखने लगता है तो वो ये सोचता है कि मैं मेरा जो बैंक अकाउंट है उसको हैक कर लूंगा और मेरे अकाउंट के अंदर ऐसे ही मतलब 100 करोड़ रुपए जमा कर दूंगा, है ना। बैंक वालों को पता चलेगा तब तक तो मैं पता नहीं मतलब 10 लाख भी कटवा लूं तो बहुत हो जाएगा, है ना, एक गाड़ी ले लूंगा किया। तो अब ये इस प्रकार की क्या करता है, इस प्रकार की जो अनवांटेड कंप्यूटिंग है, बैंक के अंदर फालतू के जितने भी जो डाटा ऐड हो रहे हैं, ना सिर्फ बैंक, इवन कोई भी कंपनी हो जिसके अंदर कंप्यूटिंग से रिलेटेड कोई चीट हो सकता है, तो ये उसको क्या करता है, अलाउ या फिर ब्लॉक करने का काम करता है। यदि वो सही है तो अलाउ किया जाएगा, यदि कोई ऑथोराइज पर्सन कर रहा है तो वो अलाउ कर देगा, और यदि कोई थर्ड पार्टी यानी इंट्रूडर, मैन इन मिडल करता है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में है एनएटी फायरवॉल, जिसको नेट फायरवॉल भी बोला जाता है। नेट का पूरा नाम होता है नेटवर्क एड्रेस, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो ये करता क्या है, नेट को, इंटरनेट ट्रैफिक को एक्सेस करने तथा सभी अनवांटेड कनेक्शन को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब देखिए अनवांटेड कनेक्शन, जैसे मैंने आपको आईपी एड्रेस में बताया था कि जितने भी अनवांटेड एक्सेस हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेट के थ्रू जुड़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही कोई मुंह उठा के नहीं घुस सकता किसी भी चीज के अंदर जिसके ऊपर फायरवॉल लगा है। तो इनकमिंग पॉसिबल नहीं है, आउटगोइंग जरूर है, ठीक है, गलत रूप से आउटगोइंग हो सकती है लेकिन इनकमिंग नहीं होगी, क्योंकि इनकमिंग के ऊपर जो फायरवॉल है वो स्टैंड होता है। और जब नेटवर्क के थ्रू कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने का प्रयास करता है तो वहां पे कौन सा फायरवॉल काम करता है, नेट फायरवॉल वहां पे काम करता है और उसको ब्लॉक करता है जो भी गलत तरीके से एक्सेस कर रहा है। यह फायरवॉल सामान्यतः आईपी एड्रेस क्या कर लेता है, छिपा लेता है, जिसे हैकर से क्या रखा जाता है, सुरक्षित रख सकते हैं। अब देखिए यदि कोई हैकर इस नेटवर्क के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो ये जो नेट फायरवॉल है ये इसको रोक देगा, ठीक है, ये इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, अनवांटेड कनेक्शन को ब्लॉक कर देगा। लेकिन फिर भी अगर ये उसको ब्रेक करके किसी तरह से अंदर तक घुस जाता है तो फायरवॉल क्या करेगा, अपने डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है ना उसको क्या कर लेगा, हाइड कर लेगा, छिपा लेगा, ठीक है, जिससे हैकर को आईपी एड्रेस नहीं पता चलेगा और वो उसकी कॉपी बना के जो सॉफ्टवेयर है उसको हैक नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी क्या होता है, मोस्टली सभी लोग जानते होंगे, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है बैकअप एंड रिकवरी, लेकिन ये हमारा टॉपिक है इसलिए मैंने बहुत अच्छी से इसकी डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, परिभाषा देखते हैं इसकी कि बैकअप का तात्पर्य है डाटा के स्टोरेज से होता है। ठीक है, बैकअप का तात्पर्य किससे होता है, डाटा के स्टोरेज से होता है, जिसका अर्थ यह है कि डाटा को अन्य प्लेस पर कॉपी किया गया है, जिसे डाटा स्टोरेज कहा जाता है। अब देखिए कि मान लीजिए आपका कोई डाटा है, ठीक है, डाटा कितने तरह के होते हैं, डाटा दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है लॉजिकल। अब देखिए आपका चाहे फिजिकल डाटा हो चाहे लॉजिकल डाटा हो, उस डाटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी क्लाउड का या फिर किसी ड्राइव का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास गूगल फोटोज है, आपके फ़ोन की जितनी फ़ोटोज़ है वो गूगल फोटोज़ पे सेव हो जाएगी, जिससे कि आप अपने फ़ोन वाली फ़ोटो अगर डिलीट भी कर सकते हो तो आप कभी भी कहीं से भी आप
मतलब गूगल फोटो से अपनी उन फाइलों को क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। ठीक है, बैकअप का मतलब होता है फाइल को कॉपी करके अपलोड करना। ठीक है, और रिकवर का मतलब होता है अपलोड से उस स्टोरेज से दोबारा वापस अपने अंदर लेना। ठीक है, अपने जो मेन स्टोरेज है उसके अंदर फाइल को दोबारा प्राप्त करना। ठीक है, अब देखिए कि इसका मतलब क्या है, डाटा को अन्य प्लेस पर कॉपी किया गया है। ठीक है, मतलब हमारा जो डाटा है उसको दूसरी जगह पे कॉपी कर देते हैं तो वो हमारा एक बैकअप स्कीम हो जाती है। ठीक है, जिसे स्टोरेज भी कह सकते हैं अपने, मतलब क्लाउड हो गया या फिर कोई अन्य ड्राइव होगी जहाँ पे डाटा स्टोर है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको स्टोरेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बैकअप महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सिस्टम या डाटाबेस फेल होने पर क्या करता है, डाटा को पुनः प्राप्त करने में सहायक है। तो क्योंकि बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आपके सिस्टम से किसी प्रकार से डाटा फेल हो जाता है, डाटा लॉस्ट हो जाता है, उड़ जाता है, डिलीट हो जाता है, तो जो डाटा है वो क्या कर सकते हैं, हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बैकअप के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बैकअप, फिजिकल बैकअप और लॉजिकल बैकअप। तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं फिजिकल बैकअप्स क्या होते हैं। भौतिक यानी कि फिजिकल फाइल का बैकअप होता है जिसका उपयोग डाटाबेस में क्या डाटा को स्टोर करने व प्राप्त करने हेतु किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, डाटा फाइल, कंट्रोल फाइल और लॉग फाइल। ठीक है, अब देखिए फिजिकल बैकअप क्या होता है, कोई फोटो, कोई फोल्डर, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, ये सब क्या है, ये एक फिजिकल बैकअप होता है। ये एक फिजिकल डाटा है। ठीक है, जिसका शारीरिक रूप बना हुआ है। ठीक है, और जिसका रूप नहीं बना हुआ जैसे कि टेबल्स हो गई, चार्ट्स हो गए, ठीक है, इस प्रकार के जो चैट्स हो गई, ये क्या होती हैं, ये लॉजिकल होती हैं। ठीक है, अब देखिए फिजिकल के अंदर यह ओरिजिनल डाटाबेस इंफॉर्मेशन की किसी अन्य स्थान पर क्या कर देता है, कॉपी कर देता है। जैसे कि गूगल फोटोज हमारी फोटोज की कॉपी करके क्या करता है, अपने क्लाउड के ऊपर सेव कर लेता है। अब जहाँ पे वो सेव होती है वो दो चीजें हो सकती है, या तो कोई डिस्क हो सकती है, डिस्क का मतलब कोई सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है, या फिर क्लाउड हो सकता है। क्लाउड का मतलब जो इंटरनेट के ऊपर हमें स्टोरेज मिलता है उसको क्लाउड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी लॉजिकल बैकअप। क्या है, लॉजिकल बैकअप में लॉजिकल डाटा होता है। ठीक है, जिसे डाटाबेस से प्राप्त किया गया है। ओके, लॉजिकल बैकअप में व्यू, टेबल, ठीक है, इस प्रकार की आदि चीजें क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अपने व्हाट्सएप की चैट हो गई, मैसेज हो गई, ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो क्या होती है, वो हमारी लॉजिकल बैकअप होती है। ठीक है, मतलब जब आप कोई फोन नंबर से, जब आप किसी फोन नंबर की रिकॉर्डिंग को जब आप क्या करते हो, बैकअप करते हो, तो उसका जो नंबर है वो तो क्या है, लॉजिकल है, लेकिन उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग, जो ऑडियो है वो क्या होगी, हमारी फिजिकल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ बैकअप्स। बैकअप के कितने मेथड हैं, बैकअप को कितने प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले फुल बैकअप। फुल बैकअप का मतलब क्या होता है कि यह मेथड सबसे अधिक समय लगाता है, जो एक डाटाबेस के संपूर्ण डाटा की क्या करता है, कॉपी बनाता है, जिसमें डाटा तथा जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो भी क्या होती है, रिकॉर्ड शामिल होता है। ठीक है, फुल बैकअप के अंदर क्या होता है, अब मान लीजिए आपका कोई एक फोल्डर है। ठीक है, अब सपोज कीजिए एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर आपने चैट रखी, उस फोल्डर के अंदर आपने इमेज रखी, उस फोल्डर के अंदर आपने वीडियो रखी, उस फोल्डर के अंदर आपने ऑडियो रखी, उसके अंदर आपने कुछ गेम्स, कुछ छोटे गेम्स डाल दिए, उसके अंदर आपने जैसे कि कुछ टेबल्स हैं, कुछ रो, कच्चे आंकड़े, कुछ भी आपने डाल दिया। ठीक है, डाटा डाल दिया, इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो वो जो आउटर जो पूरा फोल्डर है ना, उस फोल्डर को बैकअप करना क्या होता है, फुल बैकअप होता है, क्योंकि उसका स्टोरेज बड़ा होता है, इसलिए उसमें अधिक समय भी लगता है, और उस डाटा की क्या करता है, वो पूर्ण कॉपी भी करता है, उस फोल्डर की कंप्लीट कॉपी तैयार करके एज इट इज एक और फोल्डर बना के वो साइड में रख देगा। ठीक है, इसलिए फुल बैकअप में क्या होता है, इसके अंदर संपूर्ण डाटा कॉपी होता है, और डाटा के अंदर क्या लगता है, थोड़ा टाइम भी आता है। इसके अंदर हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो भी क्या होती है, थोड़ी सम्मिलित होती है, मतलब हर प्रकार का डाटा, ना केवल ट्रांजेक्शन बल्कि हर प्रकार का डाटा जो है वो फुल बैकअप के अंदर सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप। ये क्या होता है, इसका यूज केवल ट्रांजैक्शन लॉग को सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप के अंदर सिर्फ ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए रखा जाता है। ट्रांजैक्शन अगर आपको थोड़ा समझा दूं, जैसे कि हमारा ओके क्रेडिट हो गया कि हाँ मैंने तेरे को 100 रुपये दे दिए, उससे 100 रुपये लेने हैं, उसको 50 दे दिए, 50 रुपये मेरी उधार है, 200 रुपये ये है वो है। ठीक है, मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो बैकअप क्या होता है, ट्रांजैक्शन बैकअप होता है। ठीक है,
इसका उपयोग जैसे कि अपने बैंकिंग के अंदर क्या करवाते हैं, कॉपी के अंदर बोलते हैं ना कि यार एंट्री कर दे, ठीक है। तो वो एंट्री क्या होती है, ट्रांजेक्शन ही तो होता है। हमारा जितना भी ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन का बैकअप क्या करता है, हमारी कॉपी के अंदर वो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप होता है। इसके बाद में डिफरेंशियल बैकअप, तो ये क्या होता है, यह फुल बैकअप के समान ही होता है, फुल बैकअप की तरह होता है। डाटा और जो भी ट्रांजेक्शन लॉग है कंप्लीट बैकअप बनाता है, परंतु यह केवल लास्ट चेंज डाटा को ही बैकअप में शो करता है। अब देखिए इस चीज को थोड़ा, हमने कंप्लीट बैकअप समझा, उसके अंदर क्या है, वो पूरी फाइल की एज इट इज कॉपी करके रख देता है। अब अपने चाहे पहली वाली जो फाइल है उसके अंदर डिलीट करें, वो दूसरी के अंदर डिलीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉपी बन के रह चुकी है। अब कई बार क्या होता है, अब बाई एग्जांपल आप समझिए, आप व्हाट्सअप चला रहे हो, ठीक है, आप व्हाट्सअप चला रहे हो और व्हाट्सअप चलाते समय आप चैट को क्या कर दिया, आपने चैट को अपलोड कर दिया, मतलब आपने उसको क्या कर दिया, बैकअप के अंदर डाल दिया, ठीक है। लेकिन अगले दिन आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर बंदे की आईडी को क्या कर देते हो, डिलीट कर देते हो, या फिर उससे कुछ मैसेज जो है वो डिलीट कर देते हो और दोबारा क्या करते हो, उसको बैकअप में अपलोड कर देते हो। अब जो आपकी सेकेंडरी बैकअप फाइल बनी है ना, जो कॉपी वाली, उसके अंदर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब लास्ट चेंज डाटा जो है वो उसके अंदर अपलोड हो जाएगा। और जब आप उसको डिलीट करके दोबारा डाउनलोड करोगे, बैकअप को मतलब रिकवर करोगे, तो आपको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वही डाटा मिलेगा जो आपने हाल में अब चेंज किया है। शुरू से लेके अंत तक का आपका डाटा नहीं मिलने वाला। अब देखते हैं बैकअप की क्यों आवश्यकता है, वाई बैकअप। डाटा के फेल हो जाने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, अतः डाटाबेस को सेफ रखने के लिए एक बैकअप को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। एक डाटा जो है वो विभिन्न प्रकार से फेल हो सकता है, इसीलिए एक डाटाबेस को क्या है, सेफ रखने के लिए बैकअप की आवश्यकता होती है। देखो डाटा फेलियर के बहुत से कारण हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ रीजन लिखे हैं, जैसे कि सिस्टम क्रैश और नेटवर्क फेल। सिस्टम क्रैश हो सकता है, नेटवर्क फेल हो सकता है, ठीक है, आपकी मेमोरी उड़ सकती है, आपका पीसी जो है वो क्रैप्ट हो सकता है, फाइल क्रैप्ट हो सकती है, और आपकी वर्किंग कंडीशन नहीं रहती पीसी की, या फिर बाय डिफॉल्ट आपका कोई जो स्मार्टफोन या लैपटॉप है वो कहीं पे गिर जाता है, पूरा डिवाइस ही अगर आपका चोरी हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका डाटा चोरी होने का डर रहता है या फिर लॉस्ट होने का डर रहता है। तो उस डाटा को लॉस्ट होने से बचाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, बैकअप के ऊपर डाटा को अपलोड करके रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकवरी। रिकवरी क्या है, अब देखो हमने डाटा को क्या कर दिया, अपलोड कर दिया बैकअप के रूप में। अब उस बैकअप को दोबारा डाउनलोड करना क्या कहलाता है, डाटा रिकवरी कहलाता है, ठीक है। रिकवरी एक प्रोसेस है जिसका यूज डाटाबेस फेल को रिस्टोर, डाटाबेस फाइल को क्या करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो फाइल की वजह से करप्ट हो सकता है, ठीक है, जो फाइल किसी वजह से क्या हो सकती है, करप्ट हो जाती है, तो उस डाटा को दोबारा प्राप्त करना क्या कहलाता है, बैकअप से दोबारा प्राप्त करना रिकवरी कहलाता है। रिकवरी सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि डाटा किसी भी प्रकार के फेल होने पर रिलायबल और कंसिस्टेंट रहे। मतलब ये जो रिकवरी सिस्टम है ये इस बात का ध्यान रखता है कि आपका जो डाटा है जो आप दोबारा प्राप्त कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो, वो डाटा किसी प्रकार से करप्ट ना हो चुका हो, आपका डाटा बिल्कुल साफ फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके वो करप्ट ना हो और जब आपके पीसी के अंदर दोबारा डाटा आए तो वो आपको खराब ना करे, ठीक है। अब देखते हैं रिकवरी के मेथड कितने होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉग बेस्ड रिकवरी, एक होता है शैडो बेसिंग। सबसे पहले लॉग बेस्ड रिकवरी समझेंगे। इसमें एक क्या होता है, डाटाबेस होता है, ठीक है। डाटाबेस के सभी ट्रांजैक्शन को लॉग एक सिक्योर प्लेस पर स्टोर कर देता है, जिसे सिस्टम फेलियर होने पर डाटाबेस डाटा को क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रिकवर कर सकते हैं। अब देखिए आपका कोई डाटा है, आप उसको लॉस्ट होने से बचाने के लिए आप क्या करते हो, जैसे कि आपके पास कोई डाटा है कि अरे यार ये तो खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है, या फिर मुझे इसकी जरूरत कहीं और पे भी है, तो आप खुद उस डाटा को उठा के क्या करोगे, किसी दूसरी चीज पे डाल दोगे। बाई एग्जाम्पल आप गूगल ड्राइव चलाते हो, उसके अंदर खुद डाटा सेव नहीं होता, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है, जिस चीज़ की आपको कहीं पे भी जरूरत रह सकती है, आप उसको क्या करते हो, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हो, ठीक है। आप खुद अपलोड कर देते हो, जिससे कि आपका डाटा क्या आता है, एक अच्छे स्टोरेज पे, एक अच्छी सर्विस प्लेस पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शैडो पेजिंग। क्या होता है शैडो पेजिंग, क्या होता है, यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन ये शैडो पेजिंग है। अगर एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो इसके डाटा को ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाता है, सिक्योर स्थान पर
स्टोर कर दिया जाता है। अब जैसे मैंने आपको गूगल फोटोज बताया, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उसको कर देते हैं कि जैसे ही अपने वाईफाई से कनेक्ट हो तो फ़ोन की जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी फोटोज है, वो अपने आप अपलोड हो जाए। ऑटोमेटिक अपलोड होना क्या कहलाता है, शैडो पेजिंग कहलाता है। इसलिए अगर एक ट्रांजेक्शन फेल भी हो जाए तो इसके प्रभाव डाटाबेस में नहीं दिखाई देते। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि क्या है, एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या होता है, सबसे पहले देखिए हैकिंग क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे एथिकल हैकिंग क्या होता है। ठीक है, हैकिंग के द्वारा एक हैकर को एक यूजर की संवेदनशील सूचनाओं को यूजर अकाउंट या फिर सिस्टम में अनऑथोराइज एक्सेस प्राप्त करने हेतु किया जाता है। मतलब एक जो हैकर है वो किसी यूजर के अकाउंट को अनऑथोराइज तरीके से, मतलब गैर कानूनी तरीके से या अवैध रूप से क्या कर लेता है, उसका एक्सेस प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसका एक्सेस प्राप्त कर लेता है, वो क्या कहलाता है, वो हमारा हैकिंग कहलाता है। मतलब यूजर की बिना जानकारी के उसकी फाइलों को चुरा लेना, ठीक है, उसके पीसी के अंदर अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस कर लेना क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। अब समझते हैं एथिकल हैकिंग क्या होता है। एक सिस्टम के संसाधनों को एक यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करना क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। ठीक है, एक सिस्टम के संसाधनों को यूजर की बिना जानकारी के एक्सेस प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। अब थोड़ा देखते हैं एथिकल हैकिंग क्या होता है। इसे व्हाइट हैट हैकिंग भी कहा जाता है। व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट हैकिंग क्या होता है, मैं आपको सभी समझा दूंगा। अभी आप इतना समझिए कि इसे क्या कहा जाता है, व्हाइट हैट हैकिंग कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, आपको थोड़ा समझा दूं कि यह एक अनऑथोराइज एक्सेस होता है जिसके माध्यम से सिस्टम या डाटा को क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। परंतु इस उद्देश्य हेतु एक एथिकल हैकर को ऑथोराइज्ड किया जाता है। अब देखिए पेनिट्रेशन क्या होता है। पेनिट्रेशन का मतलब आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और आप दावा करते हो कि इस ऐप को लगाने के बाद आपको आपका पीसी जो है या आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा, इसको कोई हैकर टच नहीं कर सकता। तो उस चीज को चेक करने के लिए कि क्या वास्तव में ये हैकिंग को रोक सकता है, जानबूझ के हैकिंग करना ताकि पता लगाया जा सके कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कितनी ज़्यादा सक्षम है, उसको क्या बोला जाता है, उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोला जाता है। मतलब एक तरह से टेस्ट करना। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या होता है, एक जो एथिकल हैकर होता है ना, उसके पास सरकार द्वारा अप्रूव्ड होता है वो हैकिंग करने के लिए। ठीक है, वो उसकी हैकिंग गैर कानूनी नहीं होती, इसलिए एथिकल हैकर को ऑथोराइज्ड किया जाता है। ठीक है, उसको जानबूझ के बोला जाता है कि तू इसका अकाउंट हैक कर। जैसे कि पुलिस वाले को किसी की डिटेल निकलवानी है, या फिर कोर्ट के लिए कोई डाटा निकालना है, या फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, उसके फ़ोन से डाटा निकालना है, तो उसको मतलब जो पुलिस है या जो गवर्नमेंट है वो खुद अप्रूव्ड करती है ऐसे व्यक्ति को कि हाँ तुम हैकिंग कर सकते हो। ठीक है, इसका उपयोग एक नेटवर्क सिक्योरिटी में सुधार करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी में सुधार, जैसे मैंने आपको अभी एप्लीकेशन वाला एग्जांपल बताया, ठीक है, कि उसका नेटवर्क की सिक्योरिटी कितनी तगड़ी है ये देखने के लिए जानबूझ के एक क्या किया जाता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हैकिंग। हैकिंग के कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क हैकिंग। इसका तात्पर्य है नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना और नेटवर्क सिस्टम को हानि पहुंचाना होता है। ठीक है, नेटवर्क हैकिंग जैसे मैंने आपको कल इंट्रूडर बताया था, वो इंट्रूडर है वो नेटवर्क के अंदर प्रवेश कर जाता है और जानकारी को निकाल लेता है और जानकारी को क्या कर लेता है, डिलीट या फिर चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी वेबसाइट हैकिंग। मैंने आपको क्या बताया था, एक पॉपअप एड शो वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका तात्पर्य है एक वेब सर्वर को अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस करना तथा इसकी इंफॉर्मेशन को बदल देना। ठीक है, वेबसाइट हैकिंग के अंदर क्या होता है कि या तो आपको फिशिंग के माध्यम से फंसा लिया जाता है, या फिर आपकी जो वेबसाइट है उसको क्या कर दिया जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन को बदल दिया जाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई पॉलिटिक्स है या कोई बड़ा व्यक्ति या कोई नेता सेलिब्रिटी जो भी है, उनके जो मेन पेज है उनके ऊपर डीपी चेंज हो जाती है, या फिर कोई एक ऐसी वाद विवाद वाली कोई जो पोस्ट है वो कर दी जाती है। तो मतलब उनकी वेबसाइट जो है उसको क्या कर लिया जाता है, उसकी वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, वेबसाइट हैकिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर हैकिंग। क्या है, जब आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क के थ्रू मतलब इंटरनेट के थ्रू जुड़ा होता है, तो इंटरनेट से जो हैकर है वो हमारी पीसी के अंदर आ जाता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है और हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है। वो क्या होता है, कंप्यूटर हैकिंग होता है। इसका तात्पर्य एक कंप्यूटर को अनऑथोराइज तरह से
एक्सेस कर लेना और इसकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेना होता है। ठीक है, अनऑथोराइज एक्सेस क्या होता है आप समझ चुके होंगे अभी तक। नेक्स्ट है हमारा पासवर्ड हैकिंग। इसका तात्पर्य है प्रक्रिया से होता है जिसके माध्यम से एक सीक्रेट पासवर्ड को क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है। ठीक है, सीक्रेट पासवर्ड को रिकवर किया जाता है। इस लाइन को ध्यान से दिमाग में रख लेना, पहले से कंप्यूटर सिस्टम में जो स्टोर होता है। अब देखिए सीक्रेट पासवर्ड को कैसे रिकवर किया जाता है और कंप्यूटर सिस्टम में वो स्टोर कैसे होता है। अब मान लीजिए आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर मान लीजिए आपने डिस्प्ले के ऊपर एक लॉक लगा दिया। ठीक है, बूटिंग के ऊपर आपने लॉक लगा दिया कि आपका पीसी तभी खुलेगा जब आप इसके अंदर पासवर्ड डालोगे। अब मान लीजिए उसका पासवर्ड है 1234@1234। ठीक है, तो वो पासवर्ड कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर की मेमोरी में होगा ना, उसकी रैम में होगा ना, ताकि जब आप वो पासवर्ड लगाओ तो उसको पता चल सके कि हाँ ये वही पासवर्ड है। ठीक है, वो मैच तो करेगा ना, इसका मतलब वो पासवर्ड क्या है, उसके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही होता है कहीं ना कहीं। तो उस कंप्यूटर सिस्टम से सीक्रेट पासवर्ड को क्या कर लेना, चुरा लेना, मतलब रिकवर कर लेना और उसके अंदर एक्सेस प्राप्त करना, वो क्या होता है, वो पासवर्ड हैकिंग होता है। इसके बाद में ईमेल हैकिंग क्या आता है। इसका तात्पर्य है ईमेल अकाउंट में अनऑथोराइज एक्सेस करना, ठीक है, तथा यूजर की इजाजत के बिना उपयोग करना होता है। ईमेल हैकिंग का मतलब होता है कि आपकी ईमेल आईडी को हैक कर लिया जाता है और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मेल्स हैं उनको क्या कर लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है, या उनकी कॉपी कर ली जाती है या स्क्रीनशॉट कर लेके उनको रख लिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, ऐसा ईमेल हैकिंग होता है। अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ हैकिंग और डिसएडवांटेज ऑफ हैकिंग, मतलब हैकिंग के क्या उपयोग हैं और क्या अनुपयोग हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका उपयोग खोई हुई लॉस्ट सूचनाओं को रिकवर करने हेतु किया जाता है जब एक पासवर्ड लॉस्ट हो जाए। ये एक अच्छी हैकिंग है। ठीक है, मतलब जब आपका पासवर्ड खो जाए तो आप हैक करके अपने सूचनाओं को वापस प्राप्त कर सकते हो। और डिसएडवांटेज है कि यह एक यूजर की प्राइवेसी को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, और दूसरा डिसएडवांटेज है कि हैकिंग जो है वो क्या होती है, इलीगल होती है, ये गैर कानूनी होती है, आपके ऊपर केस भी हो सकता है अगर आप हैकिंग करते हुए पकड़े गए तो। इसकी एडवांटेज क्या है, इसका यूजर एक नेटवर्क की सुरक्षा की पहचान के लिए किया जाता है, मतलब इसका उपयोग नेटवर्क की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी क्या बताया था, पेनिट्रेशन टेस्टिंग बताया था। ठीक है, अपराधी, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, अपराधी हैकिंग का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने बैंक अकाउंट के अंदर डाटा को कंप्यूट कर सकते हैं, अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी से क्या कर सकते हैं, रैंसम मांग सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, इसका उपयोग पेनिट्रेशन हेतु किया जाता है जो एक नेटवर्क की गुणवत्ता को क्या करता है, बढ़ाता है। मैंने आपको अभी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में समझाया था, जो कि क्या करता है, एक नेटवर्क की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होता है। और इसका डिसएडवांटेज है कि हैकिंग रनिंग ऑपरेशन में क्या डाल सकते हैं, बाधा डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया जो है टाइप्स ऑफ हैकर। ठीक है, ये है नहीं लेकिन मैंने आपके लिए फिर भी लिखे हैं। ठीक है, हैकर कितने प्रकार के होते हैं, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट। ठीक है, थोड़ा बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इनके बारे में, ये होता क्या है। ब्लैक हैट वो होते हैं जो अनएथिकल हैकर, ठीक है, सिक्योरिटी क्रैकर भी इनको क्या कहा जाता है, अनएथिकल हैकर कहा जाता है। ठीक है, और सिक्योरिटी क्रैकर भी कहा जाता है। ये लोग सिस्टम को इलीगल तरीके से क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं और विभिन्न चीज़ों की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या करते हैं, गैर कानूनी तरीके से पहले प्रवेश करते हैं, उसके बाद में सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं, उसके बाद में सिस्टम को गैर कानूनी तरीके से एक्सेस उसका प्राप्त भी कर लेते हैं, फिर चीज़ों को दोबारा मतलब लौटाने के लिए अपनी जो डिमांड है वो भी रखते हैं। इसके बाद में व्हाइट हैट हैकर क्या आते हैं, सफेद टोपी वाले, मतलब अच्छे वाले हैकर। इसको एथिकल हैकर भी कहा जाता है, मैंने आपको एथिकल हैकर अभी पढ़ाया था। ठीक है, या पेनिट्रेशन टेस्टर भी कहा जाता है, मैंने आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी बताया था, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने वाले टेस्टर होते हैं। ठीक है, ये हैकर लीगल होते हैं, इनके पास सिस्टम को हैक करने की क्या होती है, परमिशन होती है। नेक्स्ट है हमारी ग्रे हैट हैकर। तो ग्रे हैट हैकर क्या होते हैं, ग्रे हैट हैकर या ब्लैक और व्हाइट हैकर का क्या होता है, हाइब्रिड होता है। ब्लैक हैट और व्हाइट हैट का हाइब्रिड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक हैट वाले तो एकदम चोर उचक्के हो गए और व्हाइट वाले तो पुलिस वाले हो गए, तो इसका हाइब्रिड कैसे हुआ। देखिए,
ये किसी भी सिस्टम में बिना इजाजत के क्या कर लेते हैं, उसको हैक कर लेते हैं तथा एक सिस्टम की सिक्योरिटी की जांच करते हैं, परंतु ये मनी या इन्फॉर्मेशन को नहीं चुराते हैं। अब देखिए, अब हम बहुत बार सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने गूगल को 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए हैक कर दिया। वो उसको छेड़ते नहीं है बिल्कुल भी, वो उसको हैक करके बस ये साबित करते हैं कि हाँ हम सबसे बड़े गधे हैं, ठीक है, और हम भी हैक कर सकते हैं, ठीक है, हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान गधे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, ऐसे लोग ग्रे हैट हैकर कहलाते हैं, ठीक है, जो हैक भी कर लेते हैं और कुछ निकाल भी नहीं पाते, ठीक है, और जेल भी जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, ग्रे हैट हैकर। तो ये था हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी कंप्लीट टॉपिक। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत टाइम लग गया मेरे को, बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है, वीडियो बनाने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बता देना, और मैं जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो नोट्स हैं उनको अपलोड कर दूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।